कि लगभग कितने तरह के कैंसर को और कितने मरीजों को आपने ठीक किया होगा? देखिए, कैंसर तो 200 प्रकार के होते हैं, लेकिन 10 ऐसे कैंसर हैं जो कॉमन होते हैं। वैसे 800,000 पेशेंट तो हमारे यहाँ से फ़ायदा लेके गए हैं। आपके पास कुछ ऐसा है बताने को कि जिसकी वजह से लगे कि लोग विश्वास करें कि चीज़ें हो सकती हैं? पहले जब आयुर्वेद देते तो उसको हिलाएगा, वो भी कैंसर के सेल को डेड करेगा, ब्लड प्यूरिफाई करेगा, उसको जिंदा करेगा, उसको निकलते समय उसको परेशानी आएगी। कितने स्टेज तक के कैंसर के मरीजों के लिए आपका ये प्रकृति का प्राकृतिक इलाज काम करता है? ठीक होने के बाद चमत्कार ही लगता है। लोगों को पहले क्या लगता है कि ये जड़ी बूटी से ये कैसे ठीक होगा। लोग किस लिए आते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया रहता है कि ये महीने का पेशेंट है, अभी स्टेज 4 में है, मेटास्टेटिस है या आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है, 80% डैमेज है, फिर भी वो आयुर्वेद उसे रिकवरी करेगा। लेकिन 100% डैमेज हुआ तो कैसे करेगा? 10 में से 6-7 तो उसमें से बाहर निकलता है। 6-7 की बात की मैं कहता हूँ 5 को भी आपने बचा लिया, तो मतलब समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? जो ये आपकी जन औषधियाँ हैं, ये इस पे कैसे काम करती हैं? उसमें 4 पार्ट है। ब्लड को प्यूरिफाई करना, कैंसर के सेल को डेड करना, सूजन को कम करना, पाचन तंत्र को ठीक करना, वेगों को बाहर फेंकना, डिटॉक्स करना, ये ब्लड को प्यूरिफाई करना, शरीर के अंदर नहीं रखना, ये आयुर्वेद का काम है। तो आपका जो जंगल है वो पूरा एरिया जड़ी बूटियों से भरा हुआ है? जड़ी बूटी से तो पश्चिम घाटी पूरा जड़ी बूटी से ही भरा हुआ। शेर भी रहते हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है। कैंसर पे कैसे काम करना शुरू किया आपने? मुझे एक छंद था, जो जंगलों में जाना, घूमना, जड़ी बूटी निकालना, इनसे मिलना। कोई वैद्य तो सही तरीके से बताता भी नहीं, लेकिन आयुर्वेद पढ़ने से पता चलता कि नहीं ये सही है। शराब पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो इस तरह की चीज़ों को खाता पीता है, उसको कैंसर होता है। हम तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं किए, तो हमें कैंसर क्यों हो गया? तो कैंसर होने का कारण सिर्फ तंबाकू ही नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर चाय पीते हैं, तो इसका मतलब सबको कैंसर हो सकता है। और उसको नींद आती है, लेकिन वो क्या कर रहा है, तंबाकू खा के उसको। आप ये कहते हो कि आप 4th स्टेज का कैंसर ठीक करते हो। अब मुझे ये बता दो कि पहले, दूसरे, तीसरे स्टेज तक कैंसर पकड़ में क्यों नहीं आता है? आपको या कहीं ट्यूमर दिख दिया, आपने ऑपरेट कर लिया, वो ओरी में हो, एंडोमेट्रियम हो, या ओरी को निकाल दिया, या ब्रेस्ट में हो तो ब्रेस्ट ही आपने ऑपरेट कर लिया। फिर आप कीमो रेडिएशन उसको सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप उसका कारण नहीं देखते कि इसका कारण क्या है। मज़ेदार बात तो यही है कि एक बार डॉक्टर कैंसर का इलाज कर देता है, उसके बाद भी बॉडी में कैंसर हो जाता है। क्योंकि ये मेटास्टेटिस है, आपने जो हुआ उसके ऊपर काम किया, लेकिन आपने जिस कारण से उसके ऊपर काम नहीं किया, उसके लिए कीमो रेडिएशन देके उसको मार रहे हो, उसको जला रहे हो रेडिएशन देके, लेकिन वो ऑर्गन्स वापस कैसे तैयार होगा ये आप नहीं सोच रहे। तो उसके लिए आपको आयुर्वेद, जो नेचुरल आयुर्वेद है, वो आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी का आयुर्वेद खेती कहते हैं ना, संकरित है। अमूमन मैं अपने पॉडकास्ट को भूमिका से शुरू करता हूं, लेकिन आज मेरा पॉडकास्ट सवालों से शुरू होगा और ये सवाल आप लोगों के लिए है। मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं क्योंकि लोगों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। 4 साल पीछे चलते हैं, जब पूरा देश बंद हो गया था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी और लोग घरों में पैक हो गए थे, एलोपैथ की दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो रहा था। तो हम कहाँ भाग करके गए? हम भाग करके गए नेचुरोपैथी पे, हम भाग करके गए आयुर्वेद की तरफ, हम भाग के गए काढ़े पे, चिरैता पे, मुलैठी पे और तमाम इस तरह की चीज़। लोग गुरुच खोज रहे थे, नीम की पत्तियाँ खोज रहे थे उस समय। क्यों भाई? विज्ञान बहुत तेज़ है, बहुत आगे है, चीज़ें बदल चुकी हैं, तमाम हाईटेक दवाइयाँ मौजूद हैं, उसके बाद भी क्यों गए? अगर आप लोगों में से कोई गया था तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि आप क्यों गए थे। दूसरा सवाल, हम और पीछे चलते हैं, लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ जब लक्ष्मण जी को बाण लगा और कुछ काम नहीं आया, तो हनुमान जी कहाँ उड़ के गए? पहाड़ों में। और क्या लेकर के आए? संजीवनी बूटी, एक ऐसी औषधि जिससे कि वो जिंदा हो गए। और दूसरी चीज़, और फिर ये कहा जाता है कि जितनी भी इस तरह की औषधियाँ बनती हैं वो पहाड़ों में होती हैं। शिलाजीत लोग कितना बेचते हैं ये कहकर कि कहीं पैदा नहीं होता, पहाड़ों के पत्थरों पे मिलता है। तो जब सब कुछ पहाड़ों पे है, जंगलों में है, नेचर में है, तो फिर हम दूसरी तरफ क्यों भटक रहे हैं? क्या इसके कोई जानकार हैं? आज एक ऐसे ही सज्जन मुझे मिले जो महाराष्ट्र से मेरे पास आए हैं बातचीत करने के लिए। और मज़ेदार बात, जब इनके बारे में मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो ये बताते हैं कि ये कैंसर 4th स्टेज का कैंसर ये ठीक करते हैं। और एक नहीं, 2500 तरह का बॉडी में होने वाले कैंसर को इन्होंने ठीक किया है। तो सवाल मेरा आप लोगों से यही है कि भाई हम जब सबसे ज़्यादा हाईटेक हो गए तो हम पुराने पीछे क्यों लौट रहे हैं? अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो इस पॉडकास्ट को देखिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा।
कैंसर जैसी बीमारी को कैसे ठीक करते हैं उसका भी आपको जवाब मिलेगा। बस इतना बता दूं कि हमारे साथ सचिन भूइर जी हैं और ये कई पीढ़ी से ये सारे लोग, इनका परिवार वैद्य की उपाधि से काम करता आ रहा था। ये आदिवासी समाज से आते हैं, जंगलों की तरफ रहते हैं और उन्हीं जंगलों में इनके यहाँ जड़ी बूटियों की खेती होती है, वहीं से मेडिसिन निकालते हैं, बनाते हैं। लेकिन ज़माना बदलने के बाद जब सचिन का टाइम आया तो सचिन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के तब अपनी क्लिनिक खोलनी पड़ी और ये अब ऑफिशियल तरीके से मरीजों को देखते हैं। इनके पास बड़ी टीम है। आइए आगे बात करते हैं, सब कुछ पता चलेगा। तो आइए सचिन जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट का। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर्वेश मिश्रा जी। नमस्ते। नमस्ते। मुझे पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरे पॉडकास्ट में इंट्रो इतना बड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताएं कि आप लोग जो कैंसर पे काम करते हैं, जो मेडिसिन पे काम करते हैं, बाकी जो लोग काम कर रहे हैं, क्या अंतर है आप में और जो आपकी संस्था है वन औषधि? वन मतलब जंगल की, और औषधि मतलब वही अपने जो जड़ी बूटियां हैं। तो क्या अंतर है आप में और लोगों में? देखिए, आजकल है ना मेडिसिन की खेती की जाती है। खेती करना यानी जितने भी अश्वगंधा, शतावरी, सूंठ, बला, मुसली, कवच बीज, वाउडिंग, निशोत्तर, जितने भी ये आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, मोस्टली 90% मेडिसिन की खेती होती है। ठीक है। जंगलों में से मेडिसिन नहीं आती। इसलिए हमारा लोग तो बोलते हैं हमने आयुर्वेद किया, लेकिन आयुर्वेद से उतना हमें फ़ायदा नहीं मिला। जो जंगल में एक शतावर करती रहती है, इतनी रहती है, और शतावर यानी शतमूल, जिसको 100 प्रकार की मूल रहते हैं, और जो हम शतावर आज देख रहे हैं वो इतनी बड़ी लंबी है। तो महिलाओं को वो पीसीओडी में, पीसीओसी में और भी डिजीज़ में वो काम आती है, लेकिन वो उतना काम नहीं करती, कारगर नहीं होती। इतनी शतावर जंगल की आप खा नहीं सकते, लेकिन जो हाइब्रिड रहती इतनी आप चबा के खा सकते हैं। इतना अभी अंतर हो चुका है जो जंगल की। जो अभी हम वन औषधि के बारे में देखेंगे तो ये वन औषधि हमारा जो स्टार्ट हुआ, ये हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ट्रेडिशनल यानी जो पश्चिम घाटी है, पश्चिम घाटी ये आपके जितने भी आपके वर्ल्ड में जितने भी 5 स्पेसीज जो आपको जगह के नाम दिए, जैसे अमेज़न का है जहाँ से 20% ऑक्सीजन मिलता है, हिमालय है, उसमें ये हमारे पश्चिम घाटी में माना गया है कि सबसे ज़्यादा जातियाँ रहती है, वनस्पति पेड़ की जातियाँ रहती है। और उसमें प्राणीज की भी जातियाँ रहती है। तो हमारी ये पश्चिम घाटी जो है कि समुद्र तट से 10 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर से यानी आड़ी रहती है और लंबी तक केरला तक, महाराष्ट्र से लेकर केरला तक पश्चिम घाटी है। तो पश्चिम घाटी में हम जहाँ काम करते हैं महाराष्ट्र में सह्याद्री, महाराष्ट्र में उसे सह्याद्री बोला जाता है। और सह्याद्री में बितिंगा, महाकाल, कलसुबाई, अंबा घाट, फोंडा घाट, ये सब माउंटेन है। और माउंटेन में हम आदिवासी लोग ये जो माउंटेन के नीचे रहते हैं, जो गाय चराने वाले हैं, बकरी चराने वाले हैं, ये पहले से वैद्य हैं। इनको बोलते हैं ना आयुर्वेद क्या है, तो आयुर्वेद आयु यानी आयुष्य है और वेद यानी उसका ज्ञान है। तो इन पहले जो लोग थे उनको सबको इसके प्रति ज्ञान था, आयुर्वेद के प्रति। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो दिन ब दिन लोगों के उसका ज्ञान हटता जा रहा है। और ये अभी भी जो वैद्य है, जो जड़ी बूटियाँ निकाल रहे, जंगलों में से निकाल रहे, उनको पहले से वो ज्ञान है। सचिन जी, एक बात बताओ, आप जहाँ रहते हो बराबर लगभग कितने लोगों की आबादी होगी? वो जगह क्या है? पहाड़ है? आप आदिवासी हैं? कैंसर के बारे में जानकारी कैसे हुई आपको? हाँ, देखिए कैसे रहता है कि हमारा जो ट्रेडिशनल है, मेरी दादी से लेकर ये मेडिसिन दिया जाता था। पहले वो अपना पत्थर पे घिस के वो जिसको किसी को मार लग गया, हाँ। किसी को तो उसके ऊपर देखिए खून का एक थक्का बन जाता है। हाँ। मार लगने के बाद वो हाँ। ऐसे ऊपर उभर आता है, कोई आपने पत्थर मार दिया। हाँ। तो उसको वो लेप लगाती थी, तो उससे सूजन जाता था। हाँ। ब्लड प्यूरिफाई होता था। तो अपने आप वो रिड्यूस होता था। ये बचपन में मेरी दादी कहती थी कि आज जहाँ खड़े हैं यहाँ से 20 किलोमीटर 20 जो भी आपको रास्ते में पेड़ लगेंगे उस सबका छाल निकालो। अच्छा। तो सबका छाल एक साथ कुट के तो वो आदमी ठीक हो जाएगा। यानी उसका वो साइड इफेक्ट नहीं था। यानी आयुर्वेद का साइड इससे ये पता चलता है कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं रहता। जो लोग पूछते रहते हैं कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट है क्या। लेकिन जंगलों में तो कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जिसको आप ना जानो और खा लो तो मर जाओगे, वो जहर की तरह होता है। हाँ, होते। तो ऐसे मेडिसिन को आयुर्वेद में कहा है कि जो देसी गाय है उसके गौमूत्र से उसकी भावना दी जाती है, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके मात्रा के हिसाब से दिया जाता है। जितना जहरीला पेड़ है उसका इतना ही दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ गाय को सांप ने काट लिया, हाँ, तो तुरंत हम हॉस्पिटल तो उसको या कोई डॉक्टर को तो नहीं बुला सकते। तो नागदौन के पत्ते आते हैं, 4 पत्ते उसको खिलाएंगे तो अगले दिन गाय स्वस्थ हो जाती है। मतलब सांप का जहर हट जाता है, नागदौन करते हैं उसे।
वो जड़ी बूटी और को, इंसान उसके को अगर पत्ते। काट लिया तो उसको 2 पत्ते देने पड़ेंगे। गाय अच्छा। को 4 पत्ते तो इंसान को 2 पत्ते। तो ऐसा। आपका जो जंगल है वो पूरा एरिया जड़ी बूटियों से भरा हुआ है? जड़ी बूटी से तो पश्चिम घाटी पूरा जड़ी बूटी से ही भरा भरा हुआ है। जैसे केरला में आप सबरीमाला जाओगे, हाँ। मंदिर है, कर्नाटक में फेमस है। ऐसा माना जाता है सबरीमाला हो या हमारा यहाँ जो सीता मैया जहाँ रही थी, जहाँ वाल्मीकि ऋषि की समाधि है, अजोबा पर्वत बोलते हैं उसे। तो ऐसे पर्वतों में से जो भी आप लवकुश का वहाँ पे जन्म हुआ वहाँ पे, तो आप ऐसे पर्वतों से कोई भी आप जड़ी बूटी निकाल के दो, वो पेशेंट ठीक होने वाला है। ऐसी भी मान्यता रहती है। अच्छा, तो ये जो पहाड़ है आप लोग रहते हो, ये मुंबई से कितना दूर है? मुंबई से जो ये पहाड़ है, ये पश्चिम घाटी मुंबई से 130 किलोमीटर तक है। 10 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक ऐसा आड़ी, और लंबे डायरेक्ट केरला नीलगिरी पर्वत तक पश्चिम घाटी। और इसमें पूरा का पूरा जड़ी बूटी होती है? पूरा जड़ी बूटी। जंगलों में आप अंदर नहीं जा सकते, आपको शेर भी रहते हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है। जैसे आप जहाँ रहते हैं एकदम लगभग 1600 मीटर ऊपर कलसुबाई वहाँ रहते, वहाँ पे जो आदिवासी जो वैद्य थे उनके साथ हम रहे। और दूसरा आपके यहाँ वहाँ पे आज जहाँ से पानी उठा रहे पी रहे हो, उनके लड़के भी जो आदिवासी लोग हम हैं, उनके लड़के भी जहाँ से पानी पी रहे वहाँ से वो शेर भी वहाँ से पानी पी के जाता है। इतना रिस्क रहता है, लेकिन शेर उनको कभी नुकसान नहीं देता, क्योंकि जैसे शेर आता है 4-5 लोग आवाज़ करेंगे ज़ोर से तो भाग जाता है। मतलब उनको पता है कि वहाँ कैसे रहना है। हाँ हाँ। तो एक बात मुझे आप बताओ कि आप कैसे इसकी तरफ आए और कैंसर पे कैसे काम करना शुरू किया आपने? मुझे एक छंद था, जो जंगलों में जाना, घूमना, जड़ी बूटी निकालना, इनसे मिलना। तो ये करते करते हमने ये माउंटेन में से मेडिसिन, जैसे हम आयुर्वेद की थोड़ी शिक्षा इसमें पढ़े तो इससे पता चलने लगा कि ये सूजन पे काम करती है, ब्लड को प्यूरीफाई करती है। कोई वैद्य तो सही तरीके से बताता भी नहीं, लेकिन आयुर्वेद पढ़ने से पता चलता कि नहीं ये सही है, ये गलत बता रहे, ये सही बता रहे। ऐसे एक वैद्य नहीं, ऐसे बहुत सारे वैद्य हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपसे अभी आदिवासी लोग हैं ना, ये वैद्य ही हैं। अच्छा। ऐसे अब बोल सकते कि पूरा आदिवासी जो समाज है ज़्यादातर वो वैद्य ही है। लेकिन एक बात बताओ ना कि जहाँ आज के ज़माने में हर आदमी कहता है कि हम बड़ी बड़ी डिग्री लेके आए हैं, तो आपने भी पढ़ाई की है? हाँ, मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया है। अभी मैं आपके यहाँ देख रहा था टेस्टिमोनियल आपके साइट पे जा करके, तो कोई कह रहा है मेरा कैंसर 4th स्टेज ठीक हुआ है, मेरा 3rd स्टेज ठीक हुआ है। मैक्सिमम लोग थे कि जिनका ब्लड कैंसर तक आपने ठीक किया है। तो ये संभव है क्या? ये हाँ, बिल्कुल संभव है। ये कैंसर को पहला समझना है कि कैंसर क्या है। आयुर्वेद में क्या लिखा है, पित्त के फोड़ यानी अर्बुद कर्कट कैंसर, फोड़ यानी सूजन गांठ। अभी देखिए 98 हमारा जो मराठी साहित्य सम्मेलन है वहाँ मोदी जी भी आए थे, तो उसमें लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी का नाम निकाला गया था। तो जो साहित्य सम्मेलन नाम निकाला था, उन्होंने ये शब्दकोश है उनका, उन्होंने उनके शब्दकोश में लिखा है कि पित्त के फोड़ यानी सूजन गांठ, अर्बुद कर्कट कैंसर। तो गांठ एक प्रकार की 2 प्रकार की आती है, एक चर्बी की गांठ आती है और एक पित्त के कारण एसिडिटी के कारण आती है। चर्बी की गांठ कैसे आती है, लोग जैसे एक अपने को 3000 यानी जेंट्स है तो उसको 3000 कैलोरीज की ज़रूरत है, और लेडीज़ है महिला है तो उनको 2300 कैलोरीज की ज़रूरत है। तो लोग ले रहे 2000, यानी महिला वो ले रही 2000, लेकिन खर्चा कितनी कर रही है 1500। तो वो 500 कैलोरीज का आगे आपके बॉडी में स्टोरेज होगी, तो उसकी चर्बी की गांठ बनेगी, यानी वो लाइपोमा बनेगा या उसे बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं कैंसर। वो कैंसरस ट्यूमर नहीं रहता, लेकिन वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा रहता है, उसके साथ आपका फैटी लीवर हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। जैसे कॉन्स्टिपेशन होने के बाद जो पित्त के फोड़ यानी सूजन गांठ, तो अर्बुद कर्कट कैंसर बोला गया है उसे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका खाना, अभी देखिए लोग क्या खा रहे हैं, जैसे मैदा हो गया, बेसन हो गया, गेहूँ हो गया, या आपके इंटेस्टाइन में चिपकता है, पेट साफ नहीं होता। आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, आयुर्वेद क्या करता है, ये आपके पेट को साफ करने के लिए अपान वायु बोलते हैं, और आपके पेट को साफ करता है। लेकिन आप जो फास्ट फूड खा रहे हैं उससे आपका ये हाथों में चिपकने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन से आपका खाना ऊपर ऊपर रहता है, तो खाना ऊपर ऊपर रहने के कारण आपको डकर आएंगी, जलन होगी, या आपको हेवी एसिडिटी यानी लीवर कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको उल्टी होगी। तो उल्टी होना है हेवी एसिडिटी है, और आयुर्वेद में लिखा है पित्त के कारण ही होता है। हमारे जो शरीर के सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फिर गर्भन प्रजय शरीर को लगता है। रस है हमारा खाना है, रस से रक्त बनता है, ब्लड, हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पे रस से रक्त ही नहीं बन रहा, शुद्ध रक्त ना बन के अशुद्ध रक्त बन रहा है। तो आगे मांस कब बनेगा, मेद, अस्थि या मज्जा है, शुक्र, फिर
गर्भ में शरीर को लगेगा तो यहाँ पे शुद्ध रक्त ना बन के अशुद्ध रक्त वो लगा है, तो उससे बोलते हैं आम रक्त। आम रक्त आयुर्वेद में ऐसा है कि उम्र के 20 साल तक व्यक्ति की कफ प्रवृत्ति रहती है, 20 से 40 साल तक पित्त प्रकृति होती है और 40 साल के आगे वात प्रकृति होती है। तो ये 20 साल की बच्ची का पेट साफ नहीं होगा तो वो पिंपल्स आएंगे, ये क्या निकलती है, गर्मी निकलती है। और 25 साल में जाएंगे तो आपको पिंपल्स नहीं आएंगे, उसको पाइल्स होगा। अच्छा, वो गर्मी कहीं और से निकलेगी। वही आपका 30 साल में जाएंगे तो जठराग्नि का हीट ट्रांसफर होगा आपके पैनक्रियाज में। अच्छा। तो आपको शुगर डायग्नोज होगा। यानी ये ट्रांसफर होती है, यानी कि ये क्रोनिक होती जाती है दिन ब दिन। इसका रीज़न है आपका मेन आपका पेट साफ ना होना। पहले पत्थर पे पीसते थे, मोटा अनाज रहता था, पेट साफ होता था। अभी सब ये लोग फास्ट फूड खा रहे, जो भी आहार कर रहे, तो उससे ये बनता है। अच्छा, मेरे पे ना लास्ट टाइम मैंने वो किया था, इंटरव्यू किया था, उसमें कुछ लोगों ने आके बोला कि डॉक्टर साहब लोग कहते हैं जो शराब पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो इस तरह की चीज़ों को खाता पीता है, उसको कैंसर होता है। हम तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं किए, तो हमें कैंसर क्यों हो गया? देखिए, हमारे यहाँ एक माउथ कैंसर का पेशेंट आया था। वो बोल रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं खाया, नहीं शराब पी, नहीं तंबाकू खाया, फिर भी मुझे कैंसर हुआ। तो कैंसर होने का कारण सिर्फ तंबाकू ही नहीं है। कैंसर होने के लिए आपका टॉक्सिन लेवल कितना बड़ा है। जब आपका कॉन्स्टिपेशन होता है तो आम रक्त जो बनता है, तो अपचन के क्षार बन गए तो स्टार्टिंग में पेशेंट को पथरी बनती है। हाँ। वो आपके पित्त के थैली में बनेगी या किडनी में बनेगी, या वो क्या करेगा पेशेंट, वो ऑपरेट कर लेगा। अपचन से रक्त दोष हो गया तो स्किन डिसीज बनते हैं, लाइकन बेनेसोराइसिस, एक्जिमा। पहले वो क्या करेगा, एक गोली लेगा, उसको दबाएगा, 6 महीने तक गोली खाएगा, फिर वो और ज़्यादा बढ़ेगा और रक्त दोष बढ़ेगा आपका। आप जिसका पित्त प्रकृति है वो धार्मिक क्षेत्र में जाएगा, या किसी आप कॉमन बोलते ना, अभी स्विमिंग पूल या कहीं जाता है, या समुद्र के किनारे जाता है, वहाँ जाएगा तो उसका वो इन्फेक्शन वहाँ से स्टार्ट होगा। उसके ऑलरेडी टॉक्सिन लेवल, उसका आम रक्त जो है वो बढ़ा हुआ है, और वहाँ पे जाने के बाद उसका वो डिसीज में कन्वर्ट होगा। अच्छा। उसे 18 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ और 9 प्रकार के महाकुष्ठ, ऐसे कुष्ठ के वो प्रकार है। उसे सोराइसिस, ये सब 140 प्रकार के स्किन डिजीज, वो भी डर्मोलॉजिस्ट उसको सजेस्ट करता है। अच्छा। तो अपचन के क्षार हो गए तो पथरी बनेगा, अपचन है ना एसिडिटी, अपचन से रक्त दोष हो गया तो स्किन डिसीज बनेंगे। आम्ल पित्त से आमवात बनेगा, जो आज महिलाओं को 80% महिलाओं को 40 के बाद 40 के बाद वात चालू होता है, तो घुटने दर्द, कमर दर्द, ये साइटिका, स्पॉन्डिलाइसिस, माइग्रेन, तो आमवात बनेगा। वैसे पित्त के फोड़ बन गए तो अवरुद्ध कर्कट कैंसर बनेगा। तो ये गर्मी है, वो पेट साफ नहीं हुआ, इसके कारण गर्मी बढ़ गई। दूसरा गर्मी बढ़ने का कारण जो पित्त प्रकृति जिसकी है वो चिड़चिड़ापन करता है, वो बार बार खाना खाता है, वो नहीं, उसको 2-2, 3-3 घंटे में भूख लगती है, पित्त, वो नींद नहीं लेता। तो तीसरा नींद, जो बचपन, देखिए बच्चा जैसे जन्म लेता तो 18 घंटा सोता है, उम्र के हिसाब से आदमी 3 घंटा सोता है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है आदमी की नींद कम होती जाती है, तो आपके आरबीसी डेड होते हैं, आपके शरीर में हीट जैसे जनरेट होगी तो आपके आरबीसी डेड होंगे, तो वो आपका टॉक्सिन बनाएगा शरीर। तो जैसे आपके मुंह में अल्सर आने लगे, 6 महीने तक हो गया मेरे अल्सर नहीं जा रहे, पहले तो वो आते जाते रहते थे, वो ध्यान नहीं देता था। फिर जो नाइट, ये किसको होता है, जो नाइट शिफ्ट करता है, जागरण करता है, जो ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, वो बाहर का फास्ट फूड खाता है और उसको नींद आती है, लेकिन वो क्या कर रहा है, तंबाकू खा के उसको वो सप्रेस करता है। तंबाकू में क्या है, निकोटिन है, चाय में क्या है, टैनिन है, कॉफ़ी में क्या है, कैफीन है। ये आपका एनर्जेटिक द्रव्य है। आपको क्या बोल रहे हैं कि शरीर के आपको नींद चाहिए, और आप उसको क्या कर रहे हैं, तंबाकू कब खाता है आदमी, जब आपको उसको शरीर को विरुद्ध आहार वो एक्टिव करता है। हाँ, तो आपकी नींद सोचता कि खाते रहो, नींद नहीं आएगी, गाड़ी चला लेंगे, या कोई इस तरह का आदमी लती हो गया है, तो आपकी नींद नहीं होती। नींद ना होने से आपका टॉक्सिन लेवल बढ़ता जाता है दिन में, ये क्रोनिक होता जाता है। फिर बाद में ये अल्सर 6 महीने हो गए, अभी जा ही नहीं रहे। तो जितने भी माउथ कैंसर के पेशेंट हैं उनको बकल मुकोसा, यहाँ का जो बोन है, उनको 99% वहाँ पे होता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये, अगर हम सीधी और सपाट भाषा में समझें तो जरूरी नहीं कि कोई स्मोक करता है या खैनी खाता है या तंबाकू खाता है उसी को कैंसर होगा। तो अगर बॉडी में हीट जनरेट होती है तो भी वो कैंसर बना सकती है। एक पेशेंट ऐसा था कि वो बोल रहा था कि मैं तो दिन भर खेती में काम करता हूँ, हाँ, मुझे कैंसर कैसे हुआ। हाँ, तो मैंने तो कभी तंबाकू भी नहीं खाया,
तो फिर भी मुझे कैंसर हुआ। तो उसकी दिनचर्या देखेंगे तो वो खेती में 12 से 3 बजे ही सोता था। 3 में सुबह वो जाता था खेती में, वहाँ पे सब्जियाँ कलेक्ट करता था, कलेक्ट करने के बाद मंडी में जाके बेचता था, फिर वो घर पे आता था। ये सब में वो क्या करता था, बार बार वो चाय पीता था। लगभग उसकी 20 चाय होती थी इसमें। खेत पे जाए चाय, सुबह निकले मंडी में जाए चाय, घर पे आए चाय। तो वो उसका क्या विरुद्ध आहार होता था। हाँ, मतलब शरीर के विरुद्ध यानी उसका शरीर नींद मांग रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसको टैनिन, ये चाय में टैनिन रहता है, वो नींद नहीं देता चाय, तो आदमी वही लेता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर चाय पीते हैं, तो इसका मतलब सबको कैंसर हो सकता है? ऐसा नहीं है। एसिडिटी जब वो क्रोनिक होता है, एसिडिटी जब 8-10 साल होती है, देखिए कैसा है, आपको एसिडिटी हो गई, आपने क्या किया, एसिडिटी एक वेग है, शरीर का वेग है। जैसे मुझे एसिडिटी, आप वेग को पहले समझे, वेग को कैसा है कि मुझे टॉयलेट जाना है, आपको कोलन उसका संकेत देगा कि आपको टॉयलेट जाना है, यूरिन जाना है, आपको जाना है। ये वेग है शरीर के। आपके स्किन से, आपके शरीर में जहाँ जहाँ होल है, नाक से गंदगी निकलती है, मुंह से निकलती है, कान से निकलती है, स्किन से निकलती है, यूरिन से, स्टूल से, सबसे गंदगी निकलती है। ये शरीर के वेग है। शरीर अपने देखिए, आपको कांटा भी सहन नहीं करता, आपके दांत में कुछ फंसा है वो भी सहन नहीं करता। आप एसिडिटी, ये पित्त का वेग है। ये पित्त का वेग, यानी ये पित्त बाहर निकलने वाला है। तो वो शरीर आपको संकेत देता है कि आपको एसिडिटी हो गया, आप इसको निकालो। हम गोली लेके क्या करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, वेग को धारण कर लेते हैं, तो वो आम रक्त बन जाता है। यानी वो वही पित्त क्या होता है, ब्लड में इंटर करता है, आम रक्त बनता है। ओके। तो ये आगे जाके ये शुगर का भी वेग है। जो पित्त प्रकृति वाला है वो बार बार खाएगा, उतना इंसुलिन तो रेजिस्टेंस हो रहा है, लेकिन पैनक्रियास ब्लॉकेज है, कफ के म्यूकसी टॉक्सिन, पित्त के अम्बोलियो टॉक्सिन के कारण पैनक्रियास ब्लॉकेज है। शुगर भी एक वेग है। आपकी शुगर अपने आप 3-4 दिन में जाने वाली है। जैसे कफ भी, सर्दी होती है तो 3-4 दिन में जाने वाली है, लेकिन हम उसको देख के सप्रेस करते हैं, कफ को भी सप्रेस करते हैं। वैसे आपको आयुर्वेद में ऐसा भी लिखा है, दीवासॉप, जो दिन में सोते हैं उनको शुगर डायग्नोज होता है ज़्यादातर, ओबेसिटी बढ़ती है। दिन में सोने से दीवासॉप आयुर्वेद पहले से लिखा है। वो कफप्रवृत्ति बढ़ेगी तो आपका पैनक्रियास का चैनल ब्लॉकेज करेगी तो पहला जो आपने खाना खाया है तो उसके लिए इंसुलिन तो आया, लेकिन आपने पित्त प्रकृति के कारण आपने, या जो शुगर के पेशेंट को बार बार खाना खाते, दूसरी बार आपने जो खाना खाया उसके लिए इंसुलिन तो नहीं आया, तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ये इंसुलिन भी आपका शुगर भी आपके ब्लड में पड़ा रहता है। इसके लिए करना क्या चाहिए? तो ये पित्त प्रकृति वाला जो है वो टॉक्सिन बनाता है, शुगर का भी है, तो ये हील होने नहीं देता। ये छाला जो मुंह का बकल मुकोसा का या जो छाला है वो हील होने नहीं दे रहा। तो जैसे भी वो पेशेंट को पता चलता है तो पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाता है, अभी ये कितने दिन हो गया मेरा जा नहीं रहा, तो फिर वो डॉक्टर उससे 2-4 पहला तो उसको देखते हैं कि टैबलेट देके रुक रहा है कि नहीं, बाद में उसको बायोप्सी के लिए सजेस्ट किया जाता है। बायोप्सी यानी हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट। तो बायोप्सी में आता है कि बकल मुकोसा में वो कैंसरस सेल आपके बढ़ चुके हैं, तो आपको तुरंत आप उसको ऑपरेट कर लो। पहले तो वो डॉक्टर बताता नहीं कि आपको आगे जाके रेडिएशन या कीमोथेरेपी लेनी है। वो जब ऑपरेट होने के बाद, जब इत पर गले में नली डालते, इतना हो जाने के बाद फिर वो बहुत अच्छी जगह पे आप चर्चा को ले आए। कुछ सवाल मैं इसी से रिलेटेड पूछता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दें आप कि लगभग कितने तरह के कैंसर को और कितने मरीजों को आपने ठीक किया होगा? देखिए, कैंसर तो 200 प्रकार के होते हैं, लेकिन 10 ऐसे कैंसर है जो कॉमन होते हैं। जैसे एंडोमेट्रियम कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, आपका ईसोफेगल कैंसर हो गया, स्टमक लीवर कैंसर हो गया। तो लीवर कैंसर डायरेक्टली नहीं होता, वो पहला फैटी लीवर होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लीवर, हेपेटाइटिस बी, सी, लीवर सिरोसिस, फिर आगे जाके लीवर कैंसर बनता है। जैसे इंटेस्टाइन का या लीवर का कोई भी कैंसर आप पकड़ लो, पहले आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई चूरन वगैरह आप लेते, चूरन से भी आती ड्राई पड़ती है, उसके लिए लुब्रिकेंट बनना चाहिए। लुब्रिकेंट देसी गाय का घी और एरंडी कैस्टर ऑयल। हम इसमें बात करेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक बार मुझे कैंसर के प्रकार बता दीजिए। जैसे ब्लड कैंसर भी हुआ, ये जो इंटेस्टाइन का कैंसर है तो वो पहला आपका पेट साफ नहीं हो रहा, इसके आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, होने के बाद अल्सर आ गए, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, IBS हो गया। लोगों को लग रहा है कि अभी मेरा, इसमें क्या होता है, उसे मराठी में बोलते हैं आम संग्रहणी, मराठी आम संग्रहणी यानी बार बार टॉयलेट जाना। तो उनको लगता है कि मुझे एनर्जी, यानी आम संग्रहण, मेरा पेट साफ हो रहा है, लेकिन ये आपका पेट साफ नहीं हो रहा, ये आपको IBS है या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। आगे जाके ये आपका इंटेस्टाइन का या लीवर, आगे जाके फिर वो इंटेस्टाइन में फिर सूजन आती है, गांठ आती है, गर्मी वहाँ पे निकलने स्टार्ट होती है, वो आगे जाके वो ब्लॉक करती है। तो ये जो पहला जो स्टार्टिंग जो आया है वो आगे जाके फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है, यानी मेटास्टेटिस, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक स्प्रेड होना, ये स्टेप बाय स्टेप होता है।
ये प्रोस्टेट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है। ये प्रोस्टेट कहते हैं कि एक उम्र के बाद ये होना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर 60 के अबव ज़्यादातर लोगों को होता है। प्रोस्टेट इनलार्ज होता है हमारे नाभि के नीचे और पेनिस के ऊपर जो ग्रंथि है। प्रोस्टेट का काम क्या है, आपका यूरिन निकालना या स्पर्म निकालना, लेकिन उसका वो मैनेजमेंट प्रोस्टेट करता है। लेकिन उम्र के हिसाब से किसी का शुगर लेवल बढ़ा रहता है, किसी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो लोग बार बार यूरिन जाने से जो नींद का सेशन रहता है 6 घंटे का, जैसे हमारे यहाँ प्रोस्टेट के कैंसर जो डॉक्टर है वो भी ठीक हुए हमारे। अच्छा। हाँ, जो प्रोस्टेट जिनका ये था प्रोस्टेट कैंसर का, बार बार यूरिन जाना पड़ता है। लोग रात में 3-3, 4-4 बार उठते हैं, उनका जो यूरिनरी ब्लैडर वो खाली नहीं होता। वो ना होने के कारण उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, हमने जो नींद के ऊपर बात की कि 6 घंटे का सेशन है, तो 6 घंटे कंटिन्यू सोना चाहिए। नहीं सोएंगे तो फिर क्या होगा, आपका वो नींद जो डिस्टर्ब होता है। 2-2 घंटे में आप उठते तो आप नींद डिस्टर्ब होते हैं, तो आपकी पूरी नींद नहीं होती, तो आपके शरीर में क्या बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ेगी तो वो कहाँ होगी, टॉक्सिन, वो आम रक्त के वो इन्फ्लेमेशन कहाँ करेगी, आपके प्रोस्टेट ग्रंथि को इनलार्ज करेगी, आपका PSA लेवल वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे है कि 8 जो इनका PSA लेवल उनको 2 तक आए हुए, यानी हम उसका दावा नहीं करते, एक लोग ये आहार विहार दिनचर्या खान पान सही रखते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ आप कि लगभग कितने कैंसर के मरीजों को आपने ठीक किया होगा? लगभग वैसे 800,000 पेशेंट तो हमारे यहाँ से फ़ायदा लेके गए हैं। अच्छा। हाँ, जो भी लोग आते हैं, वैसे तो लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन कोई ये यहाँ 15 दिन किया, वहाँ 15, लोग उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रखते। तीसरी चीज़, आदमी का विश्वास होना ज़रूरी है कि कैंसर एक ठीक नहीं होता, उसको नेचुरल मेडिसिन चाहिए, नेचुरल आहार चाहिए और उसका कॉन्फिडेंस भी चाहिए। तीनों जगह एक साथ आती है तब जाके उसका कैंसर ठीक होता है। दरअसल होता क्या ना कि एक तो कैंसर को लेकर के जिस तरह से मार्केट में हाइप क्रिएट हुई है, फिर जैसे कि कीमो है और क्या कई तरह की थेरेपी है। लोग कहते हैं कि एलोपैथ में ये सब करवाने से नहीं ठीक हो रहा है, तो किसी और के पास औषधि में जाने से कैसे ठीक होगा। तो आपके पास कुछ ऐसा है बताने को कि जिसकी वजह से लगे कि लोग विश्वास करें कि चीज़ें हो सकती हैं? ये हमने अब तक क्या किया कि हमारा पेट साफ न होने से हीट बढ़ी, हमारे जागरण से हीट बढ़ी। तीसरा जो है हमारा आहार, जो आपके ऑलरेडी इंटेस्टाइन में अल्सर है और वो सजेस्ट कर रहे हैं हम क्या, मेथी खाओ, ड्रमस्टिक खाओ, सेजल खाओ, बैंगन, पपीता, आम, ये सब हम खाते तो और भी हीट बढ़ती है। इसके लिए एक्चुअली अल्कलाइन खाना चाहिए, वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। एक बात और बता दो आप हमको। एक सवाल और आया था कि आप लोग कहते हो कि फर्स्ट स्टेज पे कैंसर पकड़ में आ जाए, सेकंड स्टेज में कैंसर पकड़ में आ जाए तो ठीक हो जाता है, और आप ये कहते हो कि आप 4th स्टेज का कैंसर ठीक करते हो। अब मुझे ये बता दो कि पहले, दूसरे, तीसरे स्टेज तक कैंसर पकड़ में क्यों नहीं आता है? देखिए, लोग तो इसको ढकेलते रहते हैं। जो सिम्टम्स जो रहते हैं, जैसे वेगो को एसिडिटी हो गई तो गोली लेके उसको धारण कर लिया, पहला एसिडिटी की गोली, बाद में आपको ब्लड थिनर गोली, खून को पतला होने के लिए, क्योंकि आपको वही आम रक्त बन गया, कोलेस्ट्रॉल बन गया, ब्लड थिनर गोली, आगे जाके आपका BP का गोली बढ़ता है, फिर आपका जहाँ जहाँ वहाँ पेन होगा वहाँ पे आपका पेन किलर का गोली, एक एक गोलियाँ बढ़ती जाती है। पेन किलर यहाँ, मार्फिन यहाँ पे काम करता है। जो आपने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था कि कीमो रेडिएशन से क्या होता है, तो उससे कीमो का रोल क्या है, आपके कीमो का ड्रग कैसे बनता है। पहला विलक्रिस्टिन विल्सबिन, विल्बिसिन, ये जो ड्रग है, यह सदाफुली का जो पेड़ रहता है, जो साउथ में ज़्यादातर लगाते हैं, ये एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट होने के फिर इंपोर्ट किया था, उसमें कोबरा का ड्रग ऐड करके आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, आपको A ग्रेड का कीमो है तो 3rd ग्रेड का कीमो दिया जाता है। 3rd ग्रेड का कीमो यानी जितना आपका कैंसर एग्रेसिव उसका उतने हिसाब से वो डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट जो रहता है वो सजेस्ट करते हैं कि आप इनको कौन सा ग्रेड का आपको देना है। उसके पहले कीमो देने से पहले उसको 2 बॉटल लिक्विड का दिया जाता है, फिर उसको कीमो चढ़ाया जाता है। तो लोगों का भी उसके ऊपर ट्रस्ट ही है। वैसे हम देखें कीमो का रोल, तो आपके शरीर में जो फास्ट ग्रोइंग सेल है उसको कीमो मारता है। फास्ट ग्रोइंग सेल कौन से, आपके जो बाल बढ़ना एक फास्ट ग्रोइंग सेल है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ना एक फास्ट ग्रोइंग सेल है, कैंसरस सेल एक फास्ट ग्रोइंग सेल है, इसको कीमो मारता है। तो इसके साथ उसकी इम्यूनिटी पावर भी कम होती जाती है, और कीमो गर्म होने के कारण फिर उसको एसिडिटी, देखिए कीमो होने के बाद लोगों को एसिडिटी, इंसोमिनिया, ये सब उसके सिम्टम्स दिखते हैं। आप लोग किसी भी तरह के कैंसर के 4th स्टेज से मरीज को राहत दिलाते हैं किसी भी कैंसर में, या कुछ स्पेसिफिक है कि भाई ये कैंसर है तो जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको अभी तुरंत डायग्नोज हुआ है तो आप तुरंत ऑपरेट कर लो, तो वैसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो बताया उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आपको कहीं ट्यूमर दिख दिया, आपने ऑपरेट कर लिया,
वो ओरी में हो, एंडोमेट्रियम हो, या ओरी को निकाल दिया, या ब्रेस्ट में हो तो ब्रेस्ट ही आपने ऑपरेट कर लिया। हाँ। फिर आप कीमो रेडिएशन उसको सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप उसका कारण नहीं देखते कि इसका कारण क्या है। मजेदार बात तो यही है कि एक बार डॉक्टर कैंसर का इलाज कर देता है, उसके बाद भी बॉडी में कैंसर हो जाता है, क्योंकि ये मेटास्टेटिस है। आपने जो हुआ उसके ऊपर काम किया, लेकिन आपने जिस कारण से उसके ऊपर काम नहीं किया। उसके लिए आयुर्वेद के हिसाब से ब्लड प्यूरिफाई होना चाहिए, ब्लड में जो टॉक्सिन बढ़े उसको रिलीज होना चाहिए यूरिन से, स्टूल से। पाचन तंत्र को ठीक होना चाहिए, पेट साफ होना, नींद, भूख बढ़ना, नींद आना, लीवर डिटॉक्स होना चाहिए, सूजन कम होनी चाहिए। आप कैंसर के लिए, जब आप 1000 लोगों के कैंसर को ठीक कर चुके हैं, 4th स्टेज से लोगों को वापस लेके आए हैं, तो आप कैंसर के लिए किस चीज़ को सबसे बड़ा कारण मानते हैं? क्या खान पान या जो जीवन शैली है? क्योंकि आपने 2 चीज़ों का नाम इस बीच में लिया है। एक तो आपने ये कहा कि जो खाते पीते हैं, और दूसरा ये कहा कि आपने जो लोग नाइट में काम करते हैं। तो दोनों डिस्टर्ब है, खान पान भी डिस्टर्ब है, जीवन शैली भी डिस्टर्ब है। बराबर। तो आप किसको सब कारण मानते हैं या कुछ और है? कारण है आहार, विहार और दिनचर्या। अच्छा। आहार में जो भी हम अभी सबको कॉमन है कि फास्ट फूड जो खा रहे, जैसे लोग मिठाई खा रहे, मिठाई में क्या आता है? इसेंस, कलर और मैदा, मावा। इसको फिर से बताइए। इसेंस, कलर और मैदा। और जो मावा आता ही नहीं, मावा आएगा तो वो डुप्लीकेट आएगा। वो 50% आज इंडिया को दूध की जरूरत है। 80% 80,000 कुछ हज़ार लीटर दूध आते हैं, तो 40,000 ही उसका नेचुरल है, 40,000 तो है ही नहीं। लोग वहाँ तक जाते ही नहीं। तो हमारे यहाँ नज़दीक देखेंगे आप, कंपनी का जो भी रहता है वो फैट के ऊपर लेते हैं। हमारे यहाँ भी उसका सेंटर है, तो वो कंपनी का जो रहता है वो फैट के ऊपर जाता है। हाँ। तो दूध, भैंस का दूध किसको चाहिए? जो पहलवान है, हाँ। जो जिम कर रहा है, जो पहलवान है, उसके लिए भैंस का दूध चाहिए। जो लोग आफ्टर 45 एज या बच्चे हैं, उनका आफ्टर 45 एज के बाद हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। वो यंग में वो स्ट्रांग रहते हैं, तो वो वहाँ वो पचा सकता है। लेकिन आफ्टर 45 एज आपको हल्का दूध, यानी गाय का, देसी गाय का जो है मेडिसिनल, वही पीना चाहिए। और दूध से भी दही बनता है, वो कैंसर के सेल को भी बढ़ाता है दूध लेने से आजकल। क्योंकि अच्छा, हाँ, दूध से। लेकिन दूध कौन सा होना है? दूध में हल्दी जरूर चाहिए। जैसे आपको कफ हो गया तो आपने दूध पिया तो कफ बढ़ेगा, शीतल है, और कफ, लेकिन आप उसमें हल्दी डालोगे तो कफ निकलेगा। वैसे आप ये दूध या कोई भी तरकासो बोलते हैं हम, गौ माता का जो दूध रहता है, जो छाछ रहता है, उसमें हल्दी डाल के पीते तो वो उसे तरकासो बोलते हैं। तो तरकासो लेते तो अच्छा रहता है। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, आप सूजन कम करने की बात कर रहे थे, कैसे करते हैं आप लोग इसको? देखिए, ये सूजन जैसे पुनर्नवा हर्ब्स है। हाँ। आयुर्वेद में ये कांचनार है, जो जंगलों में कांचना रहता है। पहले गले में सूजन आ गई, यानी सर्वाइकल लिम्फ नोड में उसके सूजन आ गई, तो वो कांचनार का छाल, कांचनार में 3 पत्ते रहते हैं, एक छोटा रहता है, एक मध्यम रहता है और एक बड़ा कोरल करते हैं। महाराष्ट्र में से कोरल बोलते हैं। तो पहले लोग उसकी जो कोमल पत्ते रहती ना, तो उसकी सब्जी भी बना के घर में खाते थे। तो उनको आता नहीं था। वो जो बीड़ी पीते हैं लोग, जो बीड़ी पीते हैं, तो बीड़ी भी कांचनार के पेड़ का रहता है। इसलिए पहले दादी 80 साल तक ये तंबाकू खाती थी बीड़ी में, उनको नुकसान नहीं हुआ। उसको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अभी आप फ्लेवर बता सकते हैं, जो तंबाकू खा रहे, आपने गाय छाप लिया, कौन सा भी आप तंबाकू का फ्लेवर बता सकते, उसमें जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, ज़्यादातर लोगों का प्रिजर्वेटिव, प्रोसेस फूड और फर्टिलाइज़र, इसके कारण नुकसान है। फर्टिलाइज़र खेत में, अभी मेरा एक दोस्त है, उसको भी उसके पिताजी को बोलते हैं ना, उस डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ। तो उसने क्या डिसीजन लिया, अभी मैं ऑर्गेनिक खेती करूँगा। तो उसने अभी वो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर किया, लेकिन उसने कितने लोगों को डायबिटीज़ किया वो खेती में पेस्टिसाइड कर करके। महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि 100 में से 90% लोग जो है ना, बोलते हैं ना कि वो आत्महत्या की, तो आत्महत्या नहीं की, वो पेस्टिसाइड से मर गए। लेकिन वो दिखाया क्या जाता है कि ये आत्महत्या। एक मज़ेदार बात जो मुझको समझ में आई, एक सवाल का जवाब मुझको मिला, जो अमूमन लोग मुझसे पूछते थे कि भाई हम तो कुछ ऐसा नहीं खाते पीते हैं जिससे कैंसर हो, तो कैंसर क्यों होता है? तो आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि हम खाते हैं ऐसे, हमको लगता है कि हम वो चीज़ें खा रहे हैं जो नेचुरल है, लेकिन उसमें पेस्टिसाइड आ रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सोचता है कि हम मार्केट से बहुत अच्छी मिठाई लेकर के आए, उसमें कलर पड़ रहा है, उसमें मैदा पड़ रहा है, उसमें एक चीज़ और बताया आपने, पड़ रहा है टिकाने के लिए, ड्यूरेबल के लिए एसेंस आते हैं। आप ये देखिए ना, आपके घर पे कोई मेहमान आया तो आप क्या उसको देते? अंगूर खिलाते। तो अंगूर सबसे आयुर्वेद में लेकर सबसे एनर्जी, 10 आप मनुका खाए, आपको एनर्जी आएगा रोज का खाए। तो मनुका आपको क्या करेगा? ताकत देता
है। लेकिन जो फार्मर सांगली या हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो फार्मर्स ये अंगूर पका बनाते हैं, उसमें जिब्रेलिक एसिड या अस्कॉर्बिक पाउडर छिड़कते हैं, बहुत सारे ड्रग्स है, उनको ही पता है, तो वो खुद नहीं खाते। अच्छा, वो नहीं खाते? वो नहीं खाते, वो मेरे फ्रेंड है, वो खुद नहीं खाते। वो नाराज हो जाएंगे आपको कि पॉडकास्ट पे बैठ के बोल रहे हो मेरे फ्रेंड उगाते हैं, बेचते हैं, अपने नहीं खाते? ऐसा नहीं है। तो वो क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनको पता है हमने कि उसमें उसको बढ़ाने के लिए 3 महीने में कितना उसको पेस्टिसाइड किया है। अब एक बात बताओ ना, जैसे जो लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, मज़ेदार बात है कि अच्छी बात है, किसी न किसी बहाने जा रही है, अब वो मार्केट में खाएं कैसे? जैसे हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमारा तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हम उगा पाएं। हम तो सब कुछ पानी से लेकर के और खाने तक की हर सामान को खरीद के खाते हैं। हम कैसे बचें फिर? खान पान में ना, इसके लिए अभी क्या खाना, ये सब गर्मी के कारण होता है। हाँ, पेट साफ नहीं हुआ, गर्मी, हीट बढ़ी, आपका नींद नहीं हुई, हीट बढ़ी, आपने उष्ण आहार किया, जैसे पित्त प्रकृति वाला, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ये आपको बंद करनी चाहिए, लेकिन जिसकी पित्त प्रकृति है उसको गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे मेथी, बैंगन, पपीता, आम, बादाम, चिकन तो 48 डेज में तैयार होता है, वो कितना हीट देता है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको प्रोटीन चाहिए इसलिए कि चिकन देता है, लेकिन ये गर्म चीज़, इसके विपरीत आपको क्या खाना है जिनका तासीर ठंडा है, जैसे लौकी। एक मज़ेदार बात ना, अब मुझे यहीं पे मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको, जो देख रहा होगा वो खुश है, मुझे कैसे पता कि मेरी जो प्रकृति है वो किस तरह की है, वो मतलब तासीर ठंडी है या पित्त प्रकृति? आपको शरीर में कहीं भी जलन है, हाँ, तो आप बोल सकते हैं पित्त प्रकृति है। आपका यहाँ पे जहाँ पे भी बॉडी में पेन है तो बोल सकते हैं आप वात प्रकृति है। आपको ईचिंग है तो आप बोल सकते पित्त प्रकृति है। आपके शरीर में कहीं भी यूरिन से या स्टूल से कहीं से आपको खून निकल रहा है तो आपको पित्त प्रकृति का वो लक्षण है। पाइल्स में ऐसा होता है, अल्सर आते हैं मुंह में, पित्त प्रकृति का है, हीट बढ़ी हुई। आपके पास कौन से कैंसर के मरीज सबसे ज़्यादा आते हैं? ये कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर होना, दूसरा आपका इसोफेगल कैंसर हो गया, या लंग कैंसर हो गया, या लीवर कैंसर हो गया, इंटेस्टाइन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। आप इसको कॉमन मानते हैं? ये कॉमन यानी 99%, 200 कैंसर में से 99% वही होगा। जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको प्रोस्टेट ही होगा। जो महिला है जो उसको हार्मोन इनबैलेंस होते ओवरी में, ब्रेस्ट में और थायराइड में, उनको 90% वही पे कैंसर दिखेगा। वो तो सिर्फ हार्मोन इनबैलेंस, ये तो कारण है, एक्चुअली उसका गट हेल्थ खराब है। यानी जो बोलते हैं ना, महिलाओं को अभी आजकल खून की कमी आ रही है, यानी एनीमिया। हाँ, एनीमिया 10 ही रहता है जो 12 होना चाहिए। 10 क्यों होता है? उनको लगता है जो वो खा रहे उनसे कॉन्स्टिपेशन तो है ही, वो जितना हम बोल रहे हैं ना उतना कैलोरीज वो आपके बॉडी में स्टोरेज हो गया, हमारे पार्ट हो गया कि उसके बॉडी में कैलोरीज स्टोरेज हो गई। उसको लगा मेरा वजन बढ़ गया, वजन बढ़ने से वो क्या करती है, कम खाना खाती है। कम खाने से क्या होता है, पेट का जो घेरा है 40 के बाद, जो बच्चे जब जन्म लेता है उसके आगे उनका जो पेट का घेरा बड़ा हो रहता है, वो वायु बनाता है। वायु यानी धमनिया शिरों में जाएगा, पेट फूलने की जो वायु है, गैस, वायु यानी वात, वात यानी हवा, ये हवा धमनिया शिरों में जाएगी तो पूरे बॉडी में स्वेलिंग देगी, वो एंडोमेट्रियम में स्वेलिंग देगा। एंडोमेट्रियम जो साइकिल रहता है जो टूटता रहता है, 40 उसका 28 दिन का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, वो एंडोमेट्रियम टूटता रहता है। लेकिन वो वहाँ पे स्टिफनेस आ गया, वहाँ पे स्वेलिंग आ गई, तो वो उसको वो नहीं हो रहा, मासिक धर्म हो नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगी, डॉक्टर से गोली लेगी। वो बोलेगा हो नहीं रहा, तो वो 6 महीने तक गोली खाएंगी तभी होगा। आगे जाके क्या होगा, यही जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है यानी हो नहीं रहा, तो ब्लीडिंग होने के लिए वो लेते हैं। फिर आगे जाके के स्टेज में क्या होता है, वो रोकने के लिए ब्लीडिंग रुक नहीं रहा, पहले हो नहीं रहा था और बाद में वो रुक नहीं रहा, इसके लिए गोली लेते हैं। फिर उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने लगता है, वो फिर बाहर से हीमोग्लोबिन लेते हैं, बाहर से कैल्शियम लेते हैं, बाहर आपको जो देखिए आपका जो आहार है उसमें सब है, आयोडीन है, आपके विटामिन है, सब है, लेकिन आपका लीवर, आपका गट हेल्थ ठीक से काम नहीं कर रहा, यहाँ पाचन तंत्र ठीक नहीं कर, उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, आप बाहर से ले रहे हो, वो एक जगह जमा हो रहा है, गांठ के स्वरूप में जमा हो रहा है, स्टोन के स्वरूप में जमा हो रहा है, और ये आपके बॉडी में ब्लड नहीं है, आपके स्वेलिंग हो गई। जो ब्लड है वो आम रक्त है, और जो है वो स्वेलिंग जमा होने की, बॉडी में क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई। तो हाथ पाँव में पहला 40 साल की उम्र तो झिंझिनाटी आएगी, तो उसके आगे क्या होगा, उसके आगे उसका साइटिका, स्पॉन्डिलाइसिस, माइग्रेन ये दिखेगा। ये कैसे दिखेगा, उसका वजन बढ़ा है, उसका घुटने के ऊपर प्रेशर आएगा, वजन बढ़ने के कारण होता है। दूसरा वात के कारण, 20% वात के कारण होता है। बचपन में जो तिल के तेल से अभ्यंग वो लगाए, तिल के तेल से मसाज करनी चाहिए, वो नहीं हुई, तिल का तेल उस तरीके से आता नहीं, डॉक्टर बोलते तेल लगाओ मत, मशीन को तेल चाहिए, आपके शरीर को भी तेल चाहिए, अभ्यंग बोलते हैं, अभ्यंग जरा श्रमः वातः, यानी तिल के तेल से आप मसाज करते तो आपके जोड़ों में
सभी जगह जैसे 3 साल तक करते बाद में कोई नहीं करता, इसलिए आपको वात बड़ा रहता है, वो जैसे लुब्रिकेंट नहीं बनता यहाँ पे। वो 40 के बाद जब उसका लुब्रिकेंट ये जब घिसने लगता है तो उसको वो साइटिका दिखेगा, स्पॉन्डिलाइसिस दिखेगा, कोई किसी को मार लग गया तो उसके कारण भी होता है, किसी का वजन बढ़ा रहता है, तो ये वात प्रवृत्ति महिला की होती है। इसलिए वो एंडोमेट्रियम कैंसर आगे जाके ओवरी का हम जो कैंसर के बारे में बात करें थे वो ओवरी निकालने का सजेस्ट करते हैं। फिर वो मेटास्टेटिस CA-125 का उसका रिपोर्ट रहता है, कैंसर को वो मार्क ट्यूमर का एक ग्रेड रहता है कि उसको डायग्नोज कैसे करें। तो CA-125 के रिपोर्ट में दिखता है कि वो कितना है, बड़ा हुआ है, 2000 है, 5000 है। अगर किसी को किसी भी तरह का कैंसर हो गया तो सबसे पहले उसको क्या एहतियात बरतना चाहिए, अपने जीवन में किन चीज़ों को चेंज करना चाहिए ताकि जो कैंसर है वो वहीं रुक जाए या वहीं कम होने लगे या आगे ना बढ़े? ये पार्ट है दिनचर्या और आहार विहार का। तो आहार में देखिए आप, आहार में अभी हमने जो हीट के कारण, जो गर्मी बढ़ने के कारण जो बताया, तो उसके लिए आपको अपोजिट जो जिसका गुण ठंडा है, जिसकी तासीर ठंडी है, वो चलाना है। जैसे अल्कलाइन फूड है, जैसे लौकी, तुरई, तेंदली, ककड़ी, सूरन, कद्दू, ये सब अल्कलाइन है, इजी टू डाइजेस्ट। यानी आप महाराष्ट्र में बोलते तोंड डाले तो तोंडली, जिसको माउथ कैंसर होता है तो उसमें मुंह आया तो उसको पहले उसके इनिशियली में बायोप्सी करने से पहले वो तेंदली से घिसता है तो उससे भी उसको फ़ायदा मिलता है। तो ये हीट को कम करती है, इनकी तासीर ठंडी रहती है। लौकी में आपने सुना रहेगा कि वो हार्ट डिसीज़ पे काम करती है। लौकी से कोई ब्लॉकेज नहीं जाते, लौकी ईजी टू डाइजेस्ट है, ईजी टू डाइजेस्ट यानी लीवर वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है और उसमें क्या होता है, जो शुद्ध अशुद्ध रक्त ना बन के शुद्ध रक्त बनता है। क्योंकि अक्सर हार्ट डिसीज में आपने देखा है आम रक्त और आम वायु, ये दोनों के कारण एक तो हार्ट का स्ट्रोक आएगा या ब्रेन का स्ट्रोक आएगा, उसके लिए ब्लड थिनर चलाते हैं। इसके लिए आपको ठंडी चीज़ें, जो सूरन का सब्जी है, तो सूरन का सब्जी क्या होता है, इजीली पेट साफ होता है। सूरन के सब्जी से आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मृदु विरेचन है, ये सब्जी आपकी दवाई है। वो कद्दू बोलते हैं, उष्मांगावले बोलते हैं आयुर्वेद में, उसे कद्दू का रस पीते हैं तो वो भी उससे भी बेनिफिट करता है। कुछ फल हैं जो अनार का है, जो ठंडी तासीर है, अनार है, मौसम्बी है, अनार का रस कसेला है, ये सब डिटॉक्स करने वाले हैं, आंवला का है, ये सब भी ले सकते हैं जिसका गुण ठंडा है। आप कहते हो कि केवल नींद भी प्रॉपर लो तो चीज़ें हील होनी शुरू हो जाती हैं? हाँ, नींद लेने से, बराबर। तो तीसरा जो पार्ट है पेशेंट का कॉन्फिडेंस, पेशेंट कैंसर का नाम सुनते ही डर जाता है। या उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है, वो सोचता रहता है, वो नींद नहीं लेता प्रॉपर, मैं ठीक होगा, मैं आयुर्वेद करूँ, एलोपैथी करूँ, वो कंफ्यूज रहता है। वो रिलेटिव जो आते घर पे वो बताते रहते हैं आप अच्छा सा हॉस्पिटल देखो और वहाँ आपका ट्रीटमेंट करो, आप ये जड़ी बूटी के पीछे क्यों लगे हो। तो फिर उसमें क्या होता है, वो पेशेंट आया हुआ भी कन्फ्यूज होता है, फिर वो जो होना चाहिए वो सोचता रहता है, नींद नहीं लेता। तो दुनिया का कोई भी आप मेडिसिन ले लो, लेकिन आप नींद नहीं ले रहे तो आप सो नहीं पाओगे। आपको नींद नहीं आ रही इसलिए आपको मॉर्फिन दिया जा रहा है, पहले एक गोली देते हैं 3 दिन में, फिर ये सब जो आप पेन किलर खा रहे हैं ये मॉर्फिन ही है, उसमें जब सबसे ज़्यादा कैंसर में जितना दर्द रहता है उसमें मॉर्फिन ही दिया जाता है। अच्छा। तो वो एक दिन में पेशेंट 3 खाने लगा, यानी वो ड्रग्स ले रहा है। उसको सब्सिट्यूट चाहिए नींद आने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से, उसका ब्लड प्यूरीफाई होना चाहिए, पाचन तंत्र ठीक होना चाहिए, सूजन कम होना, ये होना चाहिए। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो कैंसर की सेल्स है ना वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है उसकी, बराबर। तो जो ये आपकी जन औषधियाँ हैं ये इस पे कैसे काम करती हैं? देखिए, ट्यूमर जो बिनाइन ट्यूमर है वो कब मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है। वो मैलिग्नेंट यानी ऐसा बताया गया कि जितने आपके अनकंट्रोल और अनियंत्रित सेल, जो एक सेल से म्यूटेशन हो गया, 2 सेल बन गए, वो ट्यूमर बन गया, बिनाइन ट्यूमर हो गया, फिर मैलिग्नेंट हो गया, फिर मेटास्टेटिस हो गया और ऑर्गन्स में जाने लगा। तो आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद तो इसको तो आयुर्वेद के कुछ एंटीबायोटिक के कुछ ड्रग रहते हैं, ये जो ड्रग देते हैं उससे भी कैंसर के सेल डेड होते हैं। तो वो उसमें 4 पार्ट है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, कैंसर के सेल को डेड करना, सूजन को कम करना, पाचन तंत्र को ठीक करना। सिर्फ कैंसर के सेल को डेड नहीं किया जाता, उसके साथ पाचन तंत्र को भी ठीक किया जाता है कि जो ऑर्गन्स इन्फेक्टेड है वहाँ पे नई कोशिकाएं बने, वो ऑर्गन्स वापस तैयार हो। तो आप मारने की कोई ऑपरेट करके या कीमो रेडिएशन देके उसको मार रहे हो, उसको जला रहे हो रेडिएशन देके, लेकिन वो ऑर्गन्स वापस कैसे तैयार होगा ये आप नहीं सोच रहे। तो उसके लिए आपको आयुर्वेद, जो नेचुरल आयुर्वेद है वो आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी का आयुर्वेद खेती कहते हैं ना संकरित है। संकरित बहुत सारे खेती करने वाला आयुर्वेद जो हमारे पास आता है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड के कारण भी यानी उसमें भी मिलावट है,
हाइब्रिड तो है, उसमें भी मिलावट है। तो ऐसे आयुर्वेद में ज़्यादातर काम नहीं बन पाता। आप लोगों ने वन औषधि की बात की, आपका भी वन औषधि के नाम से आपकी जो क्लिनिक है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इस पे आप लोग काम करते हो। तो ये वन औषधि क्या है और क्यों इसका आपने नाम दिया, कैसे इस पे काम करते हो? इसमें वन औषधि ऐसा है कि जो नेचुरल है, पहले तो वो पूरा जंगल में से जड़ी बूटी, पहले पैनक्रियाज का कैंसर है तो पैनक्रियाज में वहाँ जो कंद रहता है वो स्पेशली उसके ऊपर कंद आता है। आपका रेक्टम का है तो वहाँ पे नागवेल करके आता है। तो आपका स्पेशली आपको माउथ में है तो जैसे आपने डिस्कस किया कांचना रहता है, तो एक पर्टिकुलर वो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। तो ये जो वन औषधि आपकी है कि आप लोग खेती करते हैं या जंगलों में अपने आप होती है और आपकी टीम जाकर के उखाड़ के लेकर के आती है? नहीं, इसका कैसा रहता है कि हमारी जो टीम जाती है, जो वैद्य ही रहते हैं जिनको इनकी पहचान है, वो जंगलों में जाते हैं, वो निकलते हैं। और जैसे जंगल की तुलसी अलग है, जंगल का अदरक अलग है जो हमारे यहाँ मिलता है। हाँ, जैसे हमने ये अभी बताया लौकी, तेंदली, ककड़ी, जो जंगल का सूरन अलग रहता है, वो पहले से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उसमें, और वो वही हम सब्जियां करके उसको खा रहे हैं। तो अभी ये जब जंगल में जब हमारी टीम जाती है तो 10 उसका एक विधि रहता है मेडिसिन निकालने का। अब कैसा मेडिसिन का बाजार हो चुका है, आपको डायरेक्ट प्रोसेस होती है। प्रोसेस यानी आप झाड़ का पेड़ का पत्ता डायरेक्ट खाएंगे तो आपका पथरी गाँव में देखिए 1 ही दिन में चला जाता है। हाँ। लेकिन उसका रस निकालेंगे तो आपको मतलब उसका प्रोसेस पाउडर करेंगे उसका तो हफ्ता लगेगा। और वो टैबलेट बनेंगे उसको 3 महीने लगेगा। वो मूत्रल है, उससे पथरी जाने वाली है, लेकिन उसको प्रोसेस जितना आप प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करते हैं तो उसमें और भी चीज़ों को मिलाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनल पावर है वो खत्म हो जाती है। और ये हमारे जो वैद्य जाते हैं तो वो 10-20 उसको फेंक के आते हैं साइड में। अच्छा, 10 बीज को फेंकेंगे तो अगले साल वही 10-20 बीज उनको काम में आते। ओ, मतलब आप ये कह रहे हो कि जब आप जंगल से चीजों को लेकर के आते हो तो वहां से कुछ आप जंगल को दे भी देते हो कि भाई फिर से उगा देना, फिर मैं लेने आऊंगा, ऐसा? बराबर। और ये पक्षी तो वही काम करते हैं। आप बरगद का पेड़ देखो, कोई भी पेड़ देखो, वहाँ आप वहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ जो फल खाते हैं वहाँ जाते बीट करते हैं और उस बीट से फिर जम जाते हैं। अभी तो वैद्य लोग बहुत कम हो गए। तो अभी जंगल ऐसे भरे पड़े, जाने के लिए जगह नहीं अंदर ऐसे। अच्छा, आप ये बताएं कि ये आप लोगों ने प्रयोग कैसे किया लोगों पे कि जिनको इन औषधियों से आराम मिलना शुरू हुआ, या पहले से चलता आ रहा था उसको ही आपने पढ़ाई करके और डिग्री लेकर के फिर अपने इसको आगे बढ़ाया, कैसे किया आपने? हमने ये जब वैद्यों से मिले या ग्रंथ पढ़े या जो भी हमने किया तो उससे ये पता चलने लगा कि ये ग्रंथि के ऊपर ये जो काम कर रहे, हर्ब्स काम कर रहे, वो ऑलरेडी कर रहे, लेकिन अभी ये मेटास्टेटिस जो लोगों को हो रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव प्रोसेस फूड और फर्टिलाइजर। पहले आपने सुना रहेगा कि पपीता खाने से भी कैंसर गया, गाजर खाने से भी कैंसर गया। तो अब क्यों नहीं काम कर रहा? पपीता खाने से ये एंडोमेट्रियम का कैंसर आगे निकल गया, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग खाते ही प्रिजर्वेटिव, प्रोसेस फूड और फर्टिलाइज़र। तो लोगों को ये उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए? उसके लिए देसी गाय का घी होना चाहिए जो इंटेस्टाइन में लुब्रिकेंट बने। आयुर्वेद के चूरन लेने से भी, बार बार चूरन लेने से भी इंटेस्टाइन ड्राई होती है। जिस दिन आप चूरन खाते हैं उसी दिन आपका पेट साफ होता है, दूसरे दिन नहीं होता। तो ये इंटेस्टाइन, इसके लुब्रिकेंट बनने के लिए आपको तो औषधि में एरंडी का तेल है। जो एरंडी का तेल का विधि ऐसे बताया गया है कि सुबह 5 बजे आप गर्म पानी में, जिसका जैसा कोष्ठ है, कोष्ठ यानी किसी का मृदु कोष्ठ है, किसी का मध्यम है, किसी का कठिन है, किसी को 1 चम्मच एरंडी का तेल ले तो पेट साफ होता है, किसी को आधा बोतल पीते तो फिर भी पेट साफ नहीं होता। तो वो जितना उम्र बढ़ती है तो उनका कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जाता है, कोष्ठ भी वैसा रहता है। इसलिए एरंडी का जो तेल लेना चाहिए, उससे लुब्रिकेंट बनता है, उससे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? जब आपका खाना सही तरह से लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा तो शुद्ध ना बन के अशुद्ध रक्त बनता है, इससे कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो ये सिर्फ चूरन खाने के बाद, जो भी आपका मेडिसिन लेने के बाद आपने हफ्ते में 1 दिन तो आपको देना है। जैसे बचपन में देखिए एक प्रथा रहती थी एरंडी का तेल लेने की, बच्चों को भी वो आटे की रोटी में उसको थोड़ा देते थे। अभी ये एरंडी का तेल क्या करता है, आपके हाथों में लुब्रिकेंट बनाता है, इसलिए आपको वापस चूरन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लुब्रिकेंट बनाता है। और एरंडी के तेल का एक लोगों को एक वहम है कि वो बार बार जुलाब होता है, ऐसा नहीं होता। जिसको जुलाब हो रहे वो भी खाएगा, पिएगा गर्म पानी में। सुबह 5 बजे लेने का विधि है, एक गिलास में 3 चम्मच वो ले सकता है। तो ये जिसको जुलाब हो रही है उसको भी 3 ही जुलाब करेगा और फिर वो उसको रोक लेगा। अच्छा, क्या गजब का साइंस है ना।
आप कह रहे हैं जिससे चीज़ों को रोका जाता है वही नुकसान करती है, जो नुकसान करती है वही सही कर देती है। जब हम लोग छोटे थे और खांसी आती थी हम लोगों को, मान लिए टाइम में बरसात में या ऐसे हम लोग अमरूद वगैरह खा लिए तो खांसी आनी शुरू हो जाती थी। अब दादी क्या करती थी हमारी कि उसी अमरूद को जिसको खा करके खांसी आई है उसी को वो भून के दे देती थी और खांसी ठीक हो जाती थी। तो ये बात तो सही है कि जो चीज़ हमें नुकसान करती है अगर उसको सही तरीके से लिया जाए तो उस बीमारी को दूर भी कर सकती है। मुझे कोई ऐसा केस बताना चाहेंगे आप जो आपके पास आया हो, बहुत टिपिकल रहा हो और उसको आपने आयुर्वेद से उसमें सुधार किया हो? एक माउथ कैंसर का था, वो जो बताया था आपने। हाँ, वो दूसरा माउथ कैंसर का था। और इसके अलावा कोई कैंसर? अभी एक मैंने देखा टेस्टिमोनियल आपका पड़ा हुआ था ब्लड कैंसर को लेकर के। हाँ, कोई मुल्ला जी थे वो बता रहे थे कि वो, हाँ, ब्लड कैंसर में क्या होता है अक्सर जो हीमोग्लोबिन, अभी हमने बात की कि हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा, ब्लड बन नहीं रहा। हाँ। तो उसमें महिलाओं में ज़्यादातर दिखता है 8-9 से 7 के नीचे हीमोग्लोबिन आ जाए। जैसे ही आपका ब्लड कम होता है तो आपके WBC ग्रोथ होते हैं या कम होते हैं, ज़्यादातर ग्रोथ होते हैं। तो जैसे WBC आपके 10,000 के ऊपर चले गए तो डॉक्टर उसको डायग्नोज कर देता कि वो आपको ब्लड कैंसर की शिकायत है आपको। तो ब्लड बनने के लिए आपको पहला तो आपका गट हेल्थ ठीक करना पड़ेगा। तो आपका सही तरह से खाना हजम होता है, रस से रक्त बनता है, क्योंकि ब्लड कैंसर में आप जो रेडिएशन जो भी कीमो चढ़ाते हैं तो और भी आपके RBC डेड होते जाएंगे। तो आपको इसमें जो ठंडी चीज़ें हैं, लौकी, तुरई, तेंदुली, ककड़ी, सूरन, कद्दू, ये सब आप ठंडा आहार जब लेते हैं तो आपका लीवर अपने आप वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं तो अपने आप ब्लड बनता जाता है। इसमें क्या होता है, आप एक पकड़ लो, एक टाकी है आपका, ऑलरेडी आपका जो शरीर में 5 लीटर ब्लड रहता है तो आपके शरीर में 3 ही लीटर ब्लड है और वो भी आम रक्त है। तो जैसे आयुर्वेदिक की औषधि दी जाती है तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वो यूरिन से, स्टूल से वो ब्लड का प्यूरिफाई होने लगता है। तो जिसका 6-7 हीमोग्लोबिन है तो 6-7 हीमोग्लोबिन आयुर्वेद की औषधि देने से वो डाउन होता है और 7 का 6 होता है, 6 का 5 होता है। तो पेशेंट सोचता है कि आयुर्वेद तो क्या इसका फायदा नहीं मिला। नहीं, आपका हीमोग्लोबिन जो डाउन हो रहा है लेकिन वो उस ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। जो बनने की प्रोसेस है, आपको एक टाकी को 2 नल है, जाने का ज़्यादा है और आ रहा है कम, जो आप खाना खा रहे हैं उसे जो ब्लड बन रहा है वो कम बन रहा है और जा रहा है ज़्यादा। तो जैसे भी आप आयुर्वेदिक दवाई से ये गट हेल्थ ठीक होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो 6 बन गया था वो फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो जंपिंग करेगा। जैसे 12 हो गया आपके WBC जितने भी बड़े थे वो नियंत्रण में आ जाएगी। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि वो खाने से, आहार से भी ब्लड कैंसर ठीक होता है, उसको कोई औषधि की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी कैंसर के मरीज पे इलाज करना शुरू करते हैं, जो एलोपैथ का मरीज हो या किसी भी विधा का मरीज हो, वो वहाँ से परेशान होकर आपके पास आया है, उसका कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, वो 4th स्टेज पे है, तो आपके इलाज के बाद कितना समय लगता है जब उसमें फ़र्क दिखना शुरू होता है? जैसे पहले स्टेज में आयुर्वेद, जैसे आप पकड़ लो एक कैंसर की एक गांठ है, किसी भी ऑर्गन्स में सिस्ट है, ठीक है, तो सिस्ट कितने दिन से है वो डिपेंड करता है कितने दिन से। आपको महीने 2 महीने से वो सिस्ट आया है तो तुरंत ही उसको रिड्यूस करता जाएगा ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद। वो सूजन की मेडिसिन थे, ब्लड को प्यूरिफाई कर, जैसे हमने हल्दी का लिया, वही हल्दी आप अंदर से लेते हैं तो वो रिड्यूस ब्लड को प्यूरिफाई करता जाता है। लेकिन वही ट्यूमर जब हम ये सब प्रोसेस में लगते हैं, साल 2-2, 3-3 साल लगता है तो वो क्रोनिक हो जाता है एकदम। क्रोनिक होने के बाद वो पकने लगेगा तो आप देखो कभी भी वो गांठ पक जाती है या फूट जाती है। तो आयुर्वेद का काम के आपके शरीर में अशुद्धि को नहीं रखना, उसको बाहर फेंकना, वेगों को बाहर फेंकना, डिटॉक्स करना, ये ब्लड को प्यूरिफाई करना, शरीर के अंदर नहीं रखना, ये आयुर्वेद का काम है। तो जैसे ब्लड प्यूरिफाई करता है तो आपका कच्ची सूजन रहेगी, आप बोल सकते हैं कच्ची सूजन है तो रिड्यूस करता जाएगा। तो वो रिड्यूस करते समय जो खून का एक थक्का बन गया है तो वो फूल जाएगा, पहले फूल जाएगा तो वो स्वेलिंग ज़्यादा दिखेगी। आपका पेट स्कैन का रिपोर्ट निकालेंगे डायग्नोज करने के लिए तो वो दिखेगा अरे पहले तो ये कम था अभी तो बढ़ गया। बढ़ने गया, वो कड़क गांठ थी पहले। अच्छा। वो क्या होती है, नरम पड़ती है, नरम पड़ती है तो बड़ी होती है, वो बड़ी हुई थी क्योंकि वो खून का तक्का एक जगह जमा हुआ है। प्लस सॉलिड से जब वो और वो होता है, ढीला होता है तो उसकी जगह फैल जाती है, वो जिंदा होता है एक प्रकार की। जब आयुर्वेद देते हैं तो जिंदा होता है, उसको परेशानी बढ़ती है। अगर वो गांठ बढ़ते बढ़ते फट जाए तो आदमी वैसे ही मर जाएगा। नहीं, ये डिटॉक्स है ना, वो प्राइमरी है ना। जैसे आपको रेक्टम में कैंसर हुआ, आपने मेडिसिन खाया आयुर्वेदिक चूरन, वो डिटॉक्स हो गए, काष्ठ वनस्पति है, ये डिटॉक्स होके आपका ब्लीडिंग होने लगी, आपको ब्लीडिंग होने, आदमी डर गया कि अरे ये तो ब्लड आने लगा, खून स्टूल के मार्फत से ब्लड आने लगा, गंदा खून आने लगा, ब्लैक स्टूल होने लगा, तो ये बंद करो। नहीं, ये वो जाने के बाद आप देखो 8-10 दिन के बाद
वो आपको एकदम उसका जो ब्रेन का ट्यूमर मार्कर है ना वो एकदम कम हो जाए। अभी हाल ही में हमने 1 महीने पहले एक को मेडिसिन दिया है जिनको इंटेस्टाइन का कैंसर है, तो उसका 5000 मार्कर आया था, अभी 1500 है एक ही महीने में, क्योंकि वो सीधा प्राइमरी मेडिसिन यूरिन से स्टूल से निकल गया। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट। हम यही लोगों को गुजारिश करते हैं कि आप जब आयुर्वेद में देरी से आते हैं, जिसको बोला जाता है 10 दिन लग गए, 15 दिन रह गए, तो एकदम वो क्रोनिक होता है, वो ऑर्गन्स 80% डैमेज है, फिर भी वो आयुर्वेद उसे रिकवरी करेगा। लेकिन 100% डैमेज हुआ तो कैसे करेगा? वो पहले जब आयुर्वेद देते तो उसको हिलाएगा, वो भी कैंसर के सेल को डेड करेगा, ब्लड प्यूरिफाई करेगा, उसको जिंदा करेगा, उसको निकलते समय उसको परेशानी आएगी। तो आएगी तो पेशेंट को पेशेंस रखने हैं, फिर आगे जाके दूसरे तीसरे महीने में उसका रिकवरी स्टार्ट दिखेगा कि वहाँ पे क्योंकि क्या होता है वही कोलन कैंसर में हम क्या करते हैं, कोलन को काट देते हैं। डॉक्टर बोलते सजेस्ट करते कि अभी ये कोलन में बढ़ गया कि अभी स्टूल ही पास नहीं हो रहा, इतनी गांठ बढ़ गई, जैसे पहला इन्फेक्शन, फिर अल्सर, फिर अल्सरेटिव कोलोलाइटिस, फिर कैंसर का सिस्ट आ गया, गांठ इतनी बढ़ गई कि इसोफेगल की कैंसर हो या कि वो स्टूल ही पास नहीं होता। तो आयुर्वेद क्या करेगा, फिर उसको कोलन को काटना पड़ता है, कोलन को काट के फिर उसको स्ट्रोमा निकालना पड़ता है, फिर दूसरी जगह से रास्ता बनाते हैं वो। लेकिन वो खत्म कहाँ हुआ, आपने उसका शरीर का शुद्धिकरण नहीं हुआ ये निकालने से। तो ये पहला प्राइमरी आप आयुर्वेद को देते हैं तो वो ये यूरिन से स्टूल से वो पहला कम हो जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या? जो नहीं, मात्रा का साइड इफेक्ट होता है, डिपेंड करते हैं आयुर्वेद में मात्रा। जैसे आपने बोला जहरीले जो पेड़ रहते हैं तो उनको उनकी, जैसे आपने एक जहरीला पेड़ रहता है वो गोमूत्र से हम उसकी शुद्धि करते हैं। हम गोमूत्र ज़्यादातर लोग मुस्लिम लोग आते हैं तो वो नहीं, उनको नहीं अप्लाई करते, लेकिन कोई कोई उसको पूछ लेते हैं तो वो क्या करते, वो उसमें क्या होता है उसको भावना दी जाती है वो मेडिसिन को। तो वो मेडिसिन से क्या होता है, भावना देने के बाद वो उतना ही दवाई का काम करते हैं। आप नॉर्मल व्यक्ति उस जहरीले पेड़ को खाओगे तो आपको उसका साइड इफेक्ट होगा, लेकिन वो भावना देके वो कैंसर पेशेंट को देते हैं तो उसके कैंसर की सेल को वो फायदा देता है। ठीक उसी तरह से जैसे जहर को निकालने के लिए भी जहर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक आदमी है जिसके अंदर जहर नहीं है उसको जहर दे दो तो मर जाएगा, लेकिन जहर है तो वो जहर काट देगा। कितने स्टेज तक के कैंसर के मरीजों के लिए आपका ये प्राकृतिक इलाज काम करता है? देखिए, ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जिनको बोला है कि ये ब्रेन ट्यूमर है, 15 दिन का है, 20 दिन के, तभी आए हैं और आज 6-6 साल हुए वो स्वस्थ है, व्यवस्थित है। आप ये कह रहे हैं कि जो जिसको डॉक्टर ने ये दे दिया था टाइमलाइन कि आप 15 दिन के मेहमान हैं, शुरुआत में आप सोचिए ना, शुरुआत में आएगा तो वो तो जो स्टेज 4 में कवर करता है। हाँ, हम ऐसे नहीं बोलते कि हम कवर कर रहे हैं उसको, उसके लिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम तो मैं एक जरिया है, हम एक वन औषधि दे रहे हैं, ऑर्गेनिक मेडिसिन दे रहे हैं, एक ही है। दूसरा आहार विहार दिनचर्या जो आपको देश साथ में बोला है आयुर्वेद में। देश साथ में का मतलब क्या है, जहाँ आपका जन्म हुआ वहाँ के सराउंडिंग 50 किलोमीटर के दायरे में जो अनाज उगता है वो आपको सूट करेगा। लेकिन आप जब सिटी में जाते, मुंबई जाते या दिल्ली जाते, जहाँ भी सिटी में जाते तो वहाँ से आप बीमार पड़ने स्टार्ट होते, क्योंकि वहाँ का आपका खान पान सूट नहीं होता, वहाँ का आपका जो आहार था वो बदल गया। मतलब आपके हील होने में आप जिस वातावरण में हैं वो बड़ा मायने रखता है। मतलब अगर मैं जिस शहर में पैदा हुआ हूँ और वहाँ बड़ा हुआ हूँ तो वहाँ की आबो हवा मुझे ज़्यादा सूट करेगी अपेक्षा दूसरे शहर के। बराबर। तो उसके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि उसको नेचुरल आहार विहार दिनचर्या और उसका पेशेंट का, हमने जो बोला था, कॉन्फिडेंस कि कुछ भी हो मुझे ये मेडिसिन से ठीक होना है, क्योंकि मेडिसिन वनौषधि जंगल से निकाली जाती है, उसकी एक विधि होती है। उसको आमंत्रित किया जाता है पहले कि आपको उसको आन दी जाती है कि सो एंड सो आपको ये हम ला रहे, ये पेशेंट को दे रहे, उसको ठीक होना है। ये भी सिस्टम बंद हो गया। औषधि को ये बताते हो कि हम किस पर्पस से आपको लेके जा रहे हैं, उनसे मान मनोबल करते हो। जिस दिन बोलते ना उसका मंथली नहीं आ रहा था महिलाओं का, जिस दिन उसके घर पे गई उसको दिया भी नहीं तो उसको स्टार्ट हो गया। तो ये कैसे मिरेकल हो गया, तो वो उसके बाद सोचना पड़ता है कैसे होता है। अच्छा, किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, चाहे कोई भी स्टेज हो, तो सबसे पहला कदम उसको क्या उठाना चाहिए जीवन में? देखिए, उसका तो पहला आहार जो हमने बताया, जो अल्कलाइन फूड है, इजी टू डाइजेस्ट, वो ठंडा आहार लेना चाहिए। क्योंकि जो भी हम कोई भी नज़दीक वाला है तो वो आपको सजेस्ट क्या करेगा, आप ड्रमस्टिक खाओ, सीजल खाओ, ताकत वाला खाओ, या कोई भी है तो उसके लिए अल्कलाइन ठंडा होना चाहिए। उसमें आप देसी गाय का घी जोड़ लो। देसी गाय का घी आपके इंटेस्टाइन में लुब्रिकेंट बनाता है, खाने को डाइजेस्ट करता है,
जो हम घी खा रहे हैं। समस्या तो यही है कि ये घी मिलेगा कहाँ मिले, देखिए उसको सपोर्ट करना चाहिए। जब आयुर्वेद खत्म होने का या जो नेचुरल उसकी जातियाँ नहीं रही, तो अभी आगे जाके ये पंचगव्य यानी जो हमारी गाय माता गौ माता है वो भी आज उसी के ऊपर है। अभी आप देखेंगे गुजरात राजस्थान इसमें बहुत सारे गाय हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो गाय को चराने वाला कोई नहीं रहा अभी। वो गांव में जितने, मैं जब घर में जाता था तो ट्रैफिक लगती थी, तो अभी क्या हो रहा है कि गाय ही नहीं, पूरे गांव में गाय ही नहीं। तो गाय नहीं, इसका मतलब ये गाय नहीं रहेगी तो आपका ये फ्यूचर भी सबका, आप दौड़ रहे अच्छे फ्यूचर के लिए गाय। मैं समझ सकता हूँ इसको कि भाई जब आपका मेन सोर्स ही नहीं है जहाँ से आपको लेकर के खा करके ताकतवर होना है, तो फिर आप कहाँ से लोगे? आप जब सही चीज़ नहीं लोगे तो आप बीमार पड़ोगे। आपने बार बार घी की बात की, गाय की बात की। मुझे कोई बता रहा था कि आपके बाल बड़े काले हैं, चमक रहे हैं, और आप तेल की जगह घी लगा के आए हो। घी लगाते आते, वो अभ्यंग बोला गया है। अच्छा। तो ज़्यादातर जैसे क्लाइमेट का उसके हिसाब से वो अभ्यंग करते, तिल का तेल का ज़्यादातर अभ्यंग बोला गया है, जिससे लुब्रिकेंट बनता है, वात को शमन करता है। तो ये तिल का तेल छिद्रोदय बोला है आयुर्वेद में, अल्सर भी मिटते हैं, इंटेस्टाइन के अल्सर भी तिल का तेल का। लेकिन वो तिल का तेल कोल्ड प्रेस ऑयल होना चाहिए लकड़े के खाने के ऊपर, क्योंकि अभी दो ही चीज़, दूध और तेल का ज़्यादा ये हो गया है। तेल तो आपका पाम तेल आता है, फिर 1700 फ़ारेनहाइट पे उबाला जाता है। तेल का गुण ऐसा है कि आपको दोबारा गर्म नहीं करना है। तो वो जब कंपनी में वो पहला उबलता है, फिर घर में उबलता है, फिर महिलाएं क्या करती है उसको साइड में रखते बार बार उबलती हैं। और जो बाहर का जो तेल रहता है वो तो दिन भर उबलता रहता है। जो फास्ट फूड खाते हैं वो तो काला पड़ता जाता है। हाँ, वो काला पड़ता जाता है। तो वो पाक विरुद्ध बोल रहे हैं। पाक विरुद्ध यानी कैसे कि आपने जैसे तेल कोल्ड प्रेस ऑयल लकड़े के खाने के ऊपर का जो गर्म नहीं होता, जैसे बीज आया डायरेक्ट लकड़े के खाने पे हो गया, वहाँ पे भी गर्म नहीं है, डायरेक्ट रसोई घर में वो गर्म होता है। तो ऐसा नहीं, वो जलना भी नहीं चाहिए, और आहार आपका जो आप चावल ले रहे हो वो कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। तो आयुर्वेद लिखा है वो वो तो तलना तो है उसमें, लेकिन देसी तेल रहेगा जो उसमें, जिसका ठंडा गुण है। गाय के देसी तुप का जो ठंडा गुण है, छाछ का ठंडा गुण है। ज़्यादातर लोग दही खाते हैं, दही पचाने में कठिन है, दही ना खाएं, दही पचाने के लिए कठिन है, दूध या छाछ का प्रयोग करें। और जो तेल है वो नारियल का तेल ले सकते हैं, जो जिसका तासीर ठंडा है। महुआ का जो बोलते हैं ना, महुआ का तेल ठंडा रहता है। खुरासनी आता है वो रहता है, ये मेडिसिनल तेल है। ये मैं तो समझ रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, जो पुराने लोग देख रहे होंगे इसको, जिसकी उम्र 35-40 के आसपास होगी, वो भी इसको समझेंगे। लेकिन जो नए लोग देख रहे होंगे, जिन चीज़ों का नाम आपने लिया है ना, उन्होंने देखा ही नहीं होगा कि महुआ क्या होता है। देखिए हमारे यहाँ तो नारियल का तेल कोई खाता नहीं, साउथ में पूरा खाते हैं। हाँ। पहले वहाँ पे भी, अभी वहाँ पे भी सब रिफाइंड तेल आ गया। नारियल होता है, ठीक ठाक। महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन नारियल खाने का नहीं है, नारियल का तेल खाने वाला नहीं, लगाने वाला है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन नारियल का तासीर ठंडा है, वो आपको ठंडी चीज़ें आप ये अल्कलाइन चलाओगे ना तो आपको एसिडिटी होगी नहीं, आपको एसिडिटी की गोली लेने की जरूरत ही नहीं, आप प्रकृति का बदल लो। तो ये हमारी जो हर व्यक्ति को डिसीज जो होते हैं उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसके रास के हिसाब से, उसकी कोष्ठ के हिसाब से, उसके कर्म के हिसाब से, ये सब के हिसाब से उसको ये डिसीज। मतलब यही है कि एक वैद्य के पास जाएंगे तभी वो आपको इन सारी चीज़ों को जांच करके बता पाएगा, क्योंकि आप इसके जानकार तो है नहीं। मुझे एक बात और बताओ आप लोग, जो कॉमन लोगों की फ़ायदे की हो, कि जिन व्यक्तियों को बीमारी नहीं हुई है लेकिन समय समय पर वो अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो किन तरह की औषधि या फूड उनको लेना चाहिए जिससे उनकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स होती है? हफ्ते में एक बार एरंडी का तेल जो बोला है, हाँ। हफ्ते में आपने एक दिन अपने को देना चाहिए। हाँ। एरंडी का तेल लेते हैं ना तो पूरा जो आपका म्यूकसी टॉक्सिन जमा हुआ है शरीर में, अमाइलो टॉक्सिन जमा हुआ है, ये सब डिटॉक्स हो जाता है एरंडी के तेल से। अच्छा। और जो देसी गाय का घी जो आप बोलते हैं A2 मिल्क, लेकिन वो जाकर आप वहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पे आपको जाकर आना चाहिए, जहाँ जो गौशाला है वहाँ पे विजिट करनी चाहिए। डायरेक्ट आप मंगाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ जाके वो देसी गाय का घी यूज़ करते हैं बहुत सारे, तो वो आपके इसमें फैट नहीं जमा करेगा खाने को, बल्कि डाइजेस्ट करेगा। अच्छा। तो डाइजेस्ट करेगा तो उसका शुद्ध रक्त बनेगा, तो आपका ब्लड मात्रा आपकी अपने आप बढ़ेगी। ऐसा है। आप जिस मॉडल पे काम करें, एक तो समझ में आ गया आपसे बातचीत करके, क्योंकि मैं ये कैंसर पे मतलब अलग अलग लोगों से, कई लोगों से बात किया हूँ, तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है, जो लोग बहुत ऊपर जाकर के इलाज कर रहे हैं एलोपैथ में भी, वो भी वही बात बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हो। अभी कैंसर पे कुछ वीडियोस मेरे बहुत ऊपर गए हैं, पूरे हिंदुस्तान से मुझे फ़ोन आए, तो उन लोगों ने भी, एलोपैथ के डॉक्टर ने यही बात बोली थी जो आप बोल रहे हो। अब आप मुंबई में इसमें काम कर रहे हो, आप
खुशकिस्मत हो कि एक ऐसी पहाड़ी पे आपकी जाति पैदा हुई, आप आदिवासी हैं, वहाँ पैदा हुए जहाँ प्रकृति ने आपको दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मॉडल की ज़रूरत पूरे भारत में है। तो क्या इस मॉडल को पूरे भारत में फैलाया जा सकता है? वो तो आपके मार्फत से, आप जैसे लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो उससे। लेकिन इसके जानकार कम लोग हैं ना। जैसे अभी मैं आयुर्वेद पे भी कई पॉडकास्ट किया हूँ। थोड़ा सा आपकी भाषा, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं तो आपकी वहाँ की तरफ भाषा है, लेकिन जो आपकी टेक्निकल जानकारी है वो मैंने उन सभी लोगों से जो बात की है जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा, वो यही बताते हैं, इसी तरीके से बताते हैं। तो इसमें तो फिर आप लोगों का भी सहयोग लगेगा कि आप लोग इसको जगह जगह फैलाओ। और जो जड़ी बूटी आप लोग काम कर रहे हो, अगर कोई आयुर्वेद वाला आपके यहाँ जाकर के वो जड़ी बूटी चाहता है तो क्या आपके यहाँ खेती होती भी होती है? खेती होती है। देखिए हमारे यहाँ 500 फार्मर्स जुड़े। पंजाब राव देशमुख जो खेती करने वाले हैं वो नेचुरल खेती कर रहे हैं अभी। जो हमारे गौशाला से जो गोबर जाता है तो उनको खेती में जाता है। जो जीवामृत बनाता है, अभी रुक्षा आयुर्वेद है, रुक्षा आयुर्वेद भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये खेती से क्या हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। जो देसी वान रहता है, आप कोई भी सब्जी ले लो तो उसका देसी वान अलग रहता है, छोटा रहता है, और जो हाइब्रिड रहता है वो बड़ा रहता है। तो हर व्यक्ति को वो सर्च करना चाहिए, जो देसी है ये ज़्यादा उसको फोकस करना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ तो ऐसे है कि जो लोग जुड़ रहे हैं उनको अभी एग्रीमेंट का वो सर्टिफिकेट भी मिल रहा है उनको पंजाब राव देशमुख से। अच्छा। कि वो नेचुरल खेती कर रहे हैं। तो पेशेंट को नेचुरल आहार चाहिए इसमें, तो उसमें वो खेती को बढ़ावा मिलना जरूरी है। यहाँ हमारे यहाँ महाराष्ट्र में राही भाई पोपेरे करके नाम है, उन्होंने उनको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। तो उनका अवार्ड इसलिए उन्होंने बीज बैंक बनाए। बीज बैंक यानी जो पुराने वान है, एक वाल आता है, वाल यानी जैसे राजमा के जैसा एक छोटा, तो उसके उन्होंने 72 उनके पास प्रजाति है। अच्छा। उनको उन्होंने स्टोरेज किया है ऐसे एक वाल की। तो वो भी देसी। तो इतना उनका बड़ा काम है। तो ऐसे देसी जो रहते हैं उससे कोई नुकसान नहीं होता, और हाइब्रिड का जो खाते हैं उसका वो शरीर भी उसी तरह से आश्चर्य होता है मुझे कि आप, वैसे मराठावाड़ा में मैंने काम किया है तो मैं थोड़ा सा जानता हूँ उस क्षेत्र को भी। कितनी अजीब बात है कि एक तरफ शहरों में हम नकली चीज़ों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो असली चीज़ की कई प्रजातियाँ लेकर के बैठे हुए हैं, इन लोगों को जानकारी नहीं है। एक बात मुझे और बताइए, आप जरा हट के सवाल है ये, कोई ऐसा केस आपके यहाँ आया हो जिसको आपने ठीक किया हो और आपको भी उसमें चमत्कारी रूप लगा हो और आपकी सोच बदल गई हो, ऐसा कोई केस आया था क्या आपके जीवन में? हाँ आया था। ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार, यानी सबको ये ठीक होने के बाद चमत्कार ही लगता है। लोगों को पहले क्या लगता है कि ये जड़ी बूटी से ये कैसे ठीक होगा। लोग किस लिए आते हैं कि सब रेडिएशन कीमो ऑपरेट होने के बाद वो बार बार आता है, अभी ठीक नहीं हो रहा, तो अभी ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते घर के पेशेंट को। अच्छा, तो फिर जाके वो कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको और डिफाइन कर दूं कि ये सारी प्रक्रियाएं करवाने के बाद लोग आपके पास आते हैं? हाँ, बाद आते हैं कि अभी तो, और उनको भी आशा नहीं रहती कि यहाँ से ठीक होगा, हमारे यहाँ से भी ठीक होगा। ये सिर्फ पेशेंट को ऐसे ही छोड़ने से अच्छा है उसको 15 दिन 20 दिन या महीने तक वो जो भी है, डॉक्टर ने बोल दिया रहता है कि ये महीने का पेशेंट है, अभी स्टेज 4 में है, मेटास्टेटिस है, या आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो अभी और ऑर्गन्स, मेटास्टेटिस प्रोसेस यानी क्या, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में फैलना, तो वो फैला अभी नहीं सर्वाइव कर सकता। जब उसको घर पे भेजा था तब जाके वो आता है, और उनको ऐसा लगता है कि ये वन औषधि से भी कोई होने वाला नहीं है, सिर्फ तब तक हम उसको एक दिलासा देने के लिए रखते हैं। लेकिन मिरेकल होता है कि अपने अचानक से उसमें से सभी ने, मैं बोल रहा हूँ 10 में से 6-7 तो उसमें से बाहर निकलते हैं। अरे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हो कि डॉक्टर ने ये कह दिया घर जाओ। डिपेंड करता है उसका ऑर्गन्स कितना डैमेज है। 80% डैमेज है, रिकवरी करेगा, 100% तो नहीं करेगा। मैं इसको दूसरे रूप से देखता हूँ कि आपने ये कहा कि डॉक्टरों ने ये बोला कि आप जाओ 15 दिन 1 महीने के मेहमान हो, क्योंकि आपका कैंसर लगातार फैल रहा है। अमूमन कहते हैं जाओ घर पे सेवा करो। वो लोग आपके पास आए, उसमें से 10 में से आपने 6 की बात की, 6-7 की बात की, मैं कहता हूँ 5 को भी आपने बचा लिया। तो मतलब समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? क्योंकि वो लोग यहाँ से जब मेडिसिन लेके जाते हैं तो लोग एक स्टेशन में आगे जाते तो वो उनका खान पान थोड़ा ना सही है, उसका सब प्रिजर्वेटिव, प्रोसेस फूड और फर्टिलाइजर है। तो ये ऐसा खाना खाएंगे, जैसे हम इसमें बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज पचाने के लिए बोलते हैं ना 72 घंटे लगते हैं। तो वो आप लीवर आपका काम कर रहा है 20% और आपको उसको प्रेशर दे रहे हो आप ज़्यादा। आपका खाना कैसा होना, इजी टू डाइजेस्ट। आपकी इम्यूनिटी पावर ताकत वाला खाने से नहीं बढ़ती, मुझे कितना डाइजेस्ट होता है इसके ऊपर बढ़ती। पहला तो लोग ये समझ लीजिए कि मैं ताकत वाला दूंगा तो उसको ताकत आएगी, ये गलत है। जैसे लोगों का अभी देखिए, जैसे समय बीतता चला, पहले लोग क्या करते थे, किसी को घुटने दर्द है, कमर दर्द है, तो वो दादी क्या करती थी, उड़द की दाल लाती थी,
वो पत्थर पे ऊपर पीसती थी और उसका लड्डू बना के घी में तल के देती से ताकत आती थी। घोड़ा क्या खाना खाता था, चने खाता था। ताकत, घोड़ा क्या खाता है, चने खाता है, वो चने से ताकत आती है। लेकिन अभी यूरिक एसिड बन रहा है लोगों को, क्योंकि वो पच नहीं रही, वो वात को हरण करने वाली है उड़द की दाल, ये चने ताकत देने, लेकिन लोगों का अभी डाइजेशन ही वीक है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, फैटी लीवर है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को अभी मूंग दाल चल रही है कि अभी मूंग दाल खाओ, हल्का आहार ले लो, ऐसा है। कितना मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, इसलिए कि मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ जो महाराष्ट्र से आया और ऐसी जगहों पे जिसको लोग पहचानते नहीं है, जो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, जिस आदिवासी समाज से आप आते हैं, ऐसी आदिवासी समाज में कितनी ऐसी जानकारियां या खजाना छुपा होगा आयुर्वेद का, जिसको अगली पीढ़ी में ले जाने की ज़रूरत है, और क्या लगता है वो जा पाएगा? देखिए, सिर्फ कंदमूल देखे भी नहीं होता है। पश्चिम घाटी को जोड़ है हिमालय की, हिमालय में कुटकी हर्ब्स आता है, लिवर टॉनिक है, उसके साथ ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली हाई ब्लड प्यूरिफाई करती है कुटकी। कीड़ा जड़ी भी आती है, कीड़ा जड़ी वो एकदम रेयर है। हाँ। कीड़ा जड़ी भी है लेकिन रेयर है। तो कुटकी एक कॉमन ड्रग है, आप कहीं भी मंडी में जाएंगे तो आपको कुटकी वो मिल जाता है। हाँ। जैसे हमारे कांचनार का हो गया, पुनर्नवा हो, कांचनार यानी शरीर में कहीं भी गांठ है उसको गलाता है, और पुनर्नवा हो गया, वो शरीर के सूजन को कम करता है, गिलो हो गया। लेकिन वो तासीर देखना चाहिए कि नीम गिलोय की यूज करते हैं, नीम का तासीर ठंडा, गिलोय का ऐसा है कि जिस पेड़ पे जाएगी उसका गुण धारण करेगी, तो वो नीम के पेड़ पे जाएगी तो ठंडा गुण धारण करेगी, वो आम के पेड़ पे रहेगी तो गर्म करेगी। तो आपको आम के पेड़ की वो आर्थराइटिस में फ़ायदा देगी, आपको नीम की है तो वो आपको लीवर टॉनिक का काम करेगी। तो ऐसे कुछ हर्ब्स है कि वो एडिशनल होने चाहिए उसमें, और वो देसी होने चाहिए। जैसे अभी मंजिष्ठा पकड़ लीजिए, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए एलोवेरा है, मंजिष्ठा है, हल्दी है, ये भी देने से भी ट्यूमर, ग्रंथि जो बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था ना कि आपके समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस विधा के जानकार हैं, वो वैद्य हैं, उनके पास जड़ी बूटियों की नॉलेज है। क्या आपको लगता है कि उनके साथ ही चली जाएगी दुनिया से, या आगे जा पाएगी? ज़्यादातर लोग ये किसी को बताते नहीं। अच्छा। जो वैद्य है उनके पास हम जब जाते, हम टीम एक साथ जब काम करते हैं तो, लेकिन जब उनकी हम जड़ी बूटियाँ बताते कि ये आप ये दे रहे, वो दे रहे, क्योंकि वो पहचान में आ जाती है, तो फिर वो खुल के बताते नहीं ये ऐसे काम करती है, वैसे काम करती है। तो वो ज़्यादातर उनका तो उसके ऊपर ही आहार, उसके ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है इसको आगे लेकर के जाने के लिए। एक बात और बताएं आप कि लोग कहते हैं जो प्राकृतिक इलाज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। आपको क्या लगता है कि आप लोग भी जो करते हैं ज़्यादा टाइम लेता है? नहीं, ये सर गलत है। देखिए, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। हाँ। इतने जितने भी हर्ब्स है तो ये इसी से प्रोसेस होके ये टैबलेट बने। जैसे जटामांसी आ गई हिमालय से या पश्चिम घाटी से, तो जटामांसी बीपी के ऊपर काम करती है, वो ऑयल वाली रहती है, 3000 रुपये पर kg रहती है। तो उसमें जब उसका ऑयल निकाले जाए तो उसका वो 1200 रुपये kg में बिक जाता है मार्केट में। उसमें मिलावट होने को प्रोसेस होगी, फिर वो बीपी का टैबलेट बनेगा। तो आप डायरेक्ट जटामांसी क्यों नहीं खाते? तो ये नेचुरल है, क्योंकि ये जब नेचुरल आप खाएंगे तो वो उतना फास्ट काम करेगा। आपकी वो सोच है वैसे कि आयुर्वेद स्लो नहीं, आयुर्वेद शुद्धिकरण के लिए समय लेता है। शुद्धिकरण के लिए आपका, जैसे डॉक्टर बोलता है कि आप पहले आके ऑपरेट कर लो, नहीं तो ये ट्यूमर मेटास्टेसिस हो गया, बढ़ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जितना हम, यानी जो हमारे लोग जो है ये सब ये कहते हैं कि जितना आप शरीर का शुद्धिकरण करोगे, पाचन तंत्र को ठीक करोगे, तो उतना ये जल्दी रिकवरी में आएगा। गजब की जानकारी मिली आपसे मुझे। और आखिरी 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक सवाल तो मेरा ये है कि जो आधुनिक मेडिकल साइंस है, उसके साथ ही मिलके आपकी जो वन औषधि है काम करती है, या दोनों का रास्ता अलग अलग है? देखिए, ये वो तो ऑलरेडी हीट बढ़ाता है। अच्छा। लेकिन वो कैंसर सेल को डेड करने के लिए आप कीमो भी करवाते हैं, और उसके साथ ये अल्कलाइन खाते हैं, तो फिर भी ये काम कर सकता है। या आपको कोई वन औषधि या किसी की जरूरत भी नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि कीमो का ड्रग भी कैंसर के सेल को डेड करना है, लेकिन जो आप उसके पास साथ आहार जो सजेस्ट किया जाता है ताकत वाला, जो चिकन है 48 डेज में तैयार होता है, जो हीट तैयार करता है, तो वो होना नहीं चाहिए। एक बात और बताएं, जैसे ये सवाल मैं इसलिए पूछा हूँ कि आपने बीच में बोला था ना कि उम्मीद खो चुके लोग आपके यहाँ आते हैं, और उसमें से जो बचने लायक होते हैं आप बचा लेते हैं, जिनको सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं उसके बाद। तो जो व्यक्ति आपको देख रहा हो और कैंसर की उम्मीद खो चुका हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 80% बीमारियां वात के कारण होती है, 40% बीमारियां जो है पित्त के कारण होती है, 20% जो कफ के कारण होती है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उनका खान पान, पित्त उसका मेन कारण बन चुका है, हीट बढ़ना। हीट के कारण ये यूरिन से, स्टूल से ब्लीडिंग निकलना,
कॉन्स्टिपेशन ऐसे ये सब भी हुआ है। तो इसी के लिए ये आहार विहार आप चेंज करेंगे तो आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप गोली क्यों खा रहे हो, उस वेग को क्यों धारण कर रहे हैं। वेगों को धारण करने के बाद आपके वो शरीर में आम रक्त बना रहा है, तो वो एक दिन से आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। लेकिन आपको जब 8-10 साल होंगे तब ये क्रोनिक बन के एक भूकंप बोलते हैं ना, वैसे शरीर में मतलब जो लोग अभी सफर कर रहे हैं वो अपने केवल आहार को और जो एंक्लाइन आपने बात की उसको खाना शुरू कर दें, हाँ, तो राहत उनको ठंडा लगे रहेगी। जो कूलिंग फल है, हाँ, हम इसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी लोगों का 40% लोगों का फैटी लीवर है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करें। कूलिंग आहार, कूलिंग जिसमें फ्रूट आ गए, जिसमें कूलिंग तेल आ गए, जिसमें कूलिंग ये सब्जी आ गई जो ऑलरेडी मेडिसिनल जंगल में वही मेडिसिन, जैसे पड़वल है, कड़ू पड़वल करके जाता है, कड़ू भोपला करके जाता है, भोपला यानी दूध लौकी, कड़ू लौकी अलग से मिलता है जंगल में, वही आप सब्जी में भी है। तो वो आप ज़्यादातर यूज़ करें सब्जी। वो भी कैसा होना चाहिए, देखिए लौकी जब करते हैं तो वो सरल आता है, एक्चुअली देसी लौकी रहता है ऐसे आड़ा टेढ़ा रहता है। तो वो आप सर्च करें आप कि ये देसी है, ये करे, वो आपको हार्मोन इनबैलेंस नहीं करेगा, वो आपको अच्छा, बड़ा समस्या तो ये भी कौन सा देसी है कौन सा हाइब्रिड है, ये भी आज के डेट में बड़ी मुश्किल। जो चीज़ देसी थी उसको हाइब्रिड बना के लोग बेच रहे हैं। लोग टेस्टफुल और कलरफुल इसके ऊपर ज़्यादा जाते हैं और वही सबसे ज़्यादा मारता है। हाँ, जिसको कैंसर भी उसी ऑर्गन्स को होता है ना, जहाँ आपकी सेंसर है, माउथ का बकल मुखोसा जहाँ खा रहे वो सेंसर है, आपका कोलन है वहाँ सेंसर है, जहाँ आपके वहीं पर तो कैंसर जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से वो घुस सकता है आपके बॉडी में, वो वहीं से वो सेल जो है पनपना शुरू करती है। एक बात बताएं मुझे कि अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद बहुत से मेरे दर्शक हैं ना जो ये कहेंगे कि मुझे तो अब सचिन जी से मिलना है या सचिन जी की औषधि को जानना है, तो क्या तरीका है आप तक पहुंचने का, कैसे कोई मिल सकता है? हमारा जो सेंटर है मुंबई के नज़दीक 80 किलोमीटर, यहाँ वासिन करके एक छोटा सा गांव है, हाँ, वहाँ पे हमारा ये सेंटर है। ठीक है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जो बोल रहे लोग कि हमें आहार तो नहीं मिल रहा, कैसे करें, तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको देखने वाले लोग ना पूरी दुनिया में होंगे, तो अब कोई विजिट नहीं कर सकता है तो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके साथ जुड़ सकता है? हम कुरियर के मार्फत से भेज सकते हैं मेडिसिन। अच्छा, उसको ऑनलाइन कंसल्टेशन करके, हाँ, फिर उसको जो भी उसका पेट स्कैन रिपोर्ट लगता है, हाँ, बायोप्सी का रिपोर्ट लगता है, हाँ, तो ये होने के बाद फिर वो डायग्नोज किया जाएगा कहाँ पे कैंसर है। और अगर कोई आपसे फ़ोन के मार्फत संपर्क करना चाहे तो कैसे जा सकता है? आपकी कोई वेबसाइट या कोई ऐसी चीज़? हमारी वेबसाइट अभी हमने स्टार्ट किया है। अभी हम गांव से है ना, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ड्रग लाइसेंस लिया है हमने, हाँ, कोई कैंसर का ठीक करते ऐसा कोई ड्रग लाइसेंस नहीं लिया है, हाँ, कैंसर को ठीक करते ऐसा कोई हम भी नहीं बोलते हैं, लेकिन कैंसर को फ़ायदा मिलेगा ऐसे सभी चीज़ें करेंगे। आहार विहार दिनचर्या खान पान सही से रखेंगे और पेशेंट का कॉन्फिडेंस रहेगा और देसी खाद्य जो रहेगा, देश साथ में बोला, और सभी एक साथ जाएंगे तो पेशेंट डेफिनेटली उससे बाहर निकलेगा। मैंने भी आपको आपके टेस्टिमोनियल्स जो है ना उसको देख के ही बुलाया कि ये कौन व्यक्ति जो इस तरह से काम कर रहा है। और आपने एक पूछा भी था कि उसमें, और एक अभी याद आया, एक हमारा माउथ कैंसर की भी और एक पेशेंट थे, हाँ, हाँ, जिनको 4 महीने से दे रहे थे, फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो उनकी दिनचर्या पूछी तो वो एक टूथपेस्ट से उनका बार बार घिसते थे, तो वो टूथपेस्ट जैसे चेंज किया, यानी इतना भी प्रिजर्वेटिव आपको कितना नुकसान देता है, जैसे वो बंद कर दिया, जैसे दंत मंजन चालू किया तो उसको फ़ायदा आने लगा, वो उससे बाहर निकले। तो ये भी रहता है कि इतना जितना आप बोलते हैं कि सेहत के लिए जितना घी अच्छा है उतना इतना भी प्रिजर्वेटिव आपको नुकसान कर सकता है। और शरीर आपका ये सब आपके शरीर में नहीं रखता, शरीर आपको संकेत देता है कि इसको भाई बाहर फेंको, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सब गोलियां लेके उसको रोक रहे हो। जैसे शुगर हमने डिस्कस किया, शुगर को भी एक वेग है, उसको भी हम समस्या यही है सचिन जी कि हम ना चीज़ों को दबाने में तुरंत आराम पे भरोसा करते हैं। हमको लगता है कि हम आज करने जा रहे हैं और उसका तुरंत हमको परिणाम मिले, और तुरंत परिणाम मिलने का हालत ये है कि उसका भविष्य में इतना बड़ा वो निकल के आता है ना परिणाम, कि आदमी जान तक देकर के कीमत चुकाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आजकल एंटीबायोटिक चल रही है या दर्द की कुछ ऐसी दवाइयां चल रही हैं कि आपको तुरंत तो लाभ देंगी, लेकिन बाद में पता चलता है 10 साल बाद डॉक्टर कहता है कि आपने इस तरह की दवाइयां खाई हैं, उसका असर ये है कि आपका किडनी डैमेज हो गया, आपका लीवर डैमेज हो गया, या इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। मुझे लगता है कि हमने इस पर लगभग सभी टॉपिक को समेट लिया जिस पे आप काम कर रहे हैं, और आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया है। उसकी वजह 2 है। एक तो आप बड़े सिंपल और साधारण आदमी हैं, आपने काम किया है और महाराष्ट्र के
आदिवासी समाज से आते हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं, एक पहाड़ी है जहां से निकल के आप आते हैं, उसके बाद भी अपनी बातों को सही तरीके से लोगों के सामने रख पा रहे हैं। मेरा मानना है कि कैंसर सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की बीमारी है। इसलिए आपको मन, ध्यान और प्रार्थना, इन तीनों पे काम करने की ज़रूरत है। जो मेरी अब तक सभी लोगों से बात हुई वहाँ पे इसके अलग अलग तरह के रीज़न निकल के ज़रूर आए, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न आया वो हम जो खा रहे हैं, मार्केट में जो बेचा जा रहा है और जो हमने खुद से अपनी जीवन शैली को बना लिया है, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है कैंसर की सेल को ग्रोथ कराने के लिए। और एक मज़ेदार बात जो सचिन जी से बात करके मुझे अच्छा भी लगा कि ये कहते हैं कि जब एलोपैथ के लोग रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आप घर पे जाओ, इंतज़ार करो क्योंकि आपकी चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, उस तरह के केसेस को भी ये लोग लेते हैं और जितना ठीक कर सकते हैं, इनका कहना है कि 10 में से 5 लोग ठीक हो जाते हैं अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काम कर रही है तो, क्योंकि ये उसको बढ़ा देते हैं। बाकी तो ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन इस धरती पे खुद को संभालना, शरीर का केयर करना, मन को दुरुस्त रखना और ईश्वर से अपना जुड़ाव बना के रखना, ये हमारे हाथ में होता है, जिसको हम भूल गए हैं। और जो सारे लोग अपने जीवन में इस चीज़ों को भूल गए हैं वो बहुत जल्दी हार जाते हैं। जिस कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी कि कॉन्फिडेंस लो होता है तो सेल्स जो हैं कैंसर की तेज़ी से बढ़ती हैं, तो ये सब इसीलिए होता है कि हम प्रकृति और ईश्वर दोनों से अपने कनेक्शन को काट दिए हैं। इन दोनों से अपने कनेक्शन को जोड़ दीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बीमारियां कम हो जाएंगी और जो बाहरी लफड़े आपको परेशान करते हैं ना, वो भी ज़िंदगी से हट जाएंगे। और आखिरी में बस उतना ही जो हर बार कहता हूँ कि आप इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड के लिए और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट के लिए।